हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटोर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल वाले अटेम्प्ट के 2023 का सेट ए। इसमें हमने 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी निपटा दिया था। आज बात करना है क्वेश्चन नंबर 61 से, जहां पे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस से शुरुआत करनी है। देखो, अगर पूरे पेपर में बात किया जाए तो कुछ क्वेश्चंस को करने में सिर्फ 10 से 15 सेकंड का टाइम लगता है। जैसे हो गए आपके सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस, एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस, या मान लेते हैं आपको जब पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बम की तरह होते हैं। हर एक क्वेश्चन फटता है और खूब सारा टाइम हमारा खा जाता है। उसमें से पहला है सबसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस का। भैया 6 सेंटेंसेस होते हैं, 2 फिक्स होते हैं, 4 को आपको शफल करके एक अरेंजमेंट बनाना होता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आते हैं हमारे पास में लॉन्ग लॉन्ग पैसेज वाले क्वेश्चंस। फिर भी अगर हम कंपेयर करें तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हमारा ज्यादा टाइम खा जाते हैं 10 क्वेश्चन करने में, कंपेयर टू जो हमारे 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे पास में पैसेज के। तो चलो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस की। डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चंस क्या चैलेंज ला रहे हैं। Directions कह रहा है, in this section each item consists of 6 sentences of a passage. The first and the 6 sentences are marked as S1 and S6. The middle 4 sentences in each have been jumbled up and labeled as P, Q, R and S. देखो भैया, हर बार की तरह यहां पर भी यही बवाल लिखा हुआ है कि आपको यहां पे 6 सेंटेंसेस दिए हैं, जिसमें से S1 है और S6 है। डायरेक्शंस को मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं। देखिए, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की बात। यहां पे आपको 2 सेंटेंसेस लिखे हैं S1 और S6। ये सेंटेंस इस सीरीज की शुरुआत करेगा और ये वाला इसको खत्म करेगा, ये करेगा इसको खत्म। ठीक है, बाकी P, Q, R और S आपको 4 सेंटेंसेस दिए हैं, P, Q, R और ये लास्ट में S। इनको आपको अरेंज करके बताना है कि किस हिसाब से अगर मैं PQRS को अरेंज कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाए कि S1 शुरुआत कर रहा हो, PQRS यहां फिट हो जा रहा हो और लास्ट में S6 आ जा रहा हो। ये सारा जब आप एक साथ पढ़ो तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाए। ये बात आपको बतानी है। तो चलिए बात करते हैं इस चीज की और फिर देखते हैं कि किस हिसाब से इनका अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें S1 की, तो ये बोल रहा है, लाइक मेनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटर पार्ट्स, इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन विच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट। ठीक है, अब फिर S6 बोल रहा है, बैंक्स वर लेफ्ट विद अनरिकवर्ड या अनरिकवरेबल एसेट्स। ठीक, P कह रहा है, इंडेटेड बिजनेस फेल, जो इनडेट का बिजनेस था वो सारा फेल हो गया। विद डिवैल्यूएशन मेड पॉलिटिकली इम्पॉसिबल, फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड लेड टू सस्टेनेबल एंड डीप डिफ्लेशन। R कह रहा है, इंडेटेड हाउसहोल्ड लिक्विडेटेड अ वैरायटी ऑफ एसेट्स टू रीपे लोन्स व्हेन दे कुड, रियल इंटरेस्ट रेट्स रोज। ठीक है, अब यहां पे PQRS की बात हो रही है और अगर आप इस चीज को ध्यान से देखने की कोशिश करो बेटा, तो यहां पे 2 पॉइंट्स में इनडेटेड की बात की गई है। इन डेप्ट यहां पे बात है और यहां पे इनडेट की बात है। R और P की बात यहां पे हो रही है और यहां पे एक तो रियल रेट इंटरेस्ट राइज हो रहे हैं और ये कह रहा है कि इनडेटेड बिजनेस फेल। 2 कंक्लूजन यहां निकल रहे हैं। P कह रहा है कि इनडेट का बिजनेस सारा फेल हो गया, मतलब ये खराब हो गया, और यहां पे रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ रहा है। अगर हम देखें तो R में बात हो रही है इंडेटेड हाउसहोल्ड लिक्विडेटेड की, इंडेट हाउसहोल्ड्स की, और यहां पे इंडेट जो है बिजनेस वो सारा फेल हो जा रहा है। तो अगर मैं R और PQRS को देखूं तो 2 कनेक्शन जो मुझे दिख रहे हैं, वो पहला कनेक्शन है इंडेटेड का और दूसरा है इंडेटेड बिजनेस फेल्ड का। तो R और P को मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये बात होगी पहले P आए कि पहले R आए, तो इसके लिए हमें एक कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। देखो, इंडेट का बिजनेस फेल हो गया, फेल होने के लिए पहले क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे फेल हुआ, ये बताना पड़ेगा। तो P है कंक्लूजन, मतलब P आएगा बाद में, R आएगा पहले। तो R है, इंडेटेड हाउसहोल्ड लिक्विडेटेड अ वैरायटी ऑफ एसेट्स टू रीपे लोन्स व्हेन दे कुड, है ना। अब जो इंडेटेड हाउसहोल्ड्स थे उन्होंने वैरायटी ऑफ एसेट्स बना दिया कि हम लोन को रीपे कर देंगे जब भी हम कर पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इंडेटेड बिजनेस क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, तो R के बाद में P आएगा। एक हमारे पास में अरेंजमेंट ये बनके तैयार हो गया। देखो, R के साथ में मुझे क्या चाहिए बेटा, P चाहिए। अब ये एक चीज ऐसी है जो एज अ पेयर मेरे पास आ गई है। अब ढूंढते हैं कौन से ऑप्शन में मुझे ये मिल रहा है। देखो, ना मैं Q को भी कनेक्ट कर पा रहा हूं, ना S को कनेक्ट कर पा रहा हूं, ना S6 को कनेक्ट कर पा रहा हूं, और ना ही S1 को कनेक्ट कर पा रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजें बड़ा ही इंटरकनेक्टेड नहीं है, ये डिसकनेक्टेड टाइप में पैसेज लिखा गया है। कोई भी चीज एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है, सिर्फ R और P एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहा है, जिसमें भी R पहले आएगा, P बाद में आएगा। तो मैं काम करता हूं, इसको शुरू करने के लिए मैं RP का एक सीक्वेंस ढूंढने की कोशिश करता हूं। देखते हैं कितने ऑप्शंस में RP मेरे को मिल रहे हैं। देखो बेटा,
सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरपी यहां पे नहीं मिल रहा है, इसमें बीच में एस आ गया, इसकी हटा दें। आरपी देखो बी में मिल रहा है, बी को रखते हैं। आरपी नहीं, यहां पे पीआर है, तो देखो अभी हमने किया था कि भैया पीआर नहीं ले सकते क्योंकि पहले कंक्लूजन बाद में कंडीशन नहीं लिया जाता है, पहले कंडीशन फिर उसका कंक्लूजन लेते हैं, तो ये भी बाहर है। यहां पे भी देखो एस आ गया बीच में, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें आरपी है। चलो क्यूएस आरपी को पढ़ के देखते हैं, क्या पता ये लॉजिक देने लग जाए। तो चलिए क्यूएस आरपी को पढ़ा जाए। सबसे पहले सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा था वो हो रहा था S1 से, लाइक मेनी ऑफ इट्स ट्रॉपिकल काउंटरपार्ट्स इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन व्हिच रूल्ड आउट एनी मूव टू एडजस्ट द एक्सचेंज रेट। फिर आता है Q, विद डिवैल्यूएशन मेड पॉलिटिकली इंपॉसिबल, फॉल इन एक्सपोर्ट डिमांड लेड टू सस्टेन्ड एंड डीप डिफ्लेशन। ठीक है। फिर आता है S, रियल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए। ठीक है। फिर क्या आता है, इनडेटेड हाउसहोल्ड लिक्विडेटेड अ वैरायटी ऑफ एसेट्स टू रीपे लोन्स व्हेन दे कुड। ठीक है, जब वो कर पाते तो करते। फिर उसके बाद में P, इनडेटेड बिजनेस फेल, अब ये भी फेल हो गया। फिर लास्ट में एसेट्स बोला, बैंक्स वर लेफ्ट विद अनरिकवरेबल एसेट्स, और इन सब के बाद में जो बैंक्स थे वो अनरिकवरेबल एसेट्स के साथ में ही बस बच गए। तो ये बात तभी लिखी जाएगी जब बाकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी, इनडेटेड बिजनेस फेल हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, है ना, तब ये चीजें इस तरीके से बैंक्स के साथ में हो पाएंगी। इसका मतलब है S6 लास्ट में किसके साथ आ रहा है बेटा, P के साथ में S6 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमने जो चीज कनेक्ट करी थी QSRP, ये इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसने अभी फिलहाल सेंस दिया है। सो वील बी एलिमिनेटिंग A, C and D and would be going with option number B as the correct choice. Let's look at question number 2, या फिर क्वेश्चन नंबर क्या है 62। हाँ, अब 62 के लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या क्या पहले पढ़ते हैं जरा। S1, कंसिडर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ जस्ट अ स्मॉल इंक्रीज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब यहां पे पोटेंशियल इफेक्ट किसका पता लगाना है कि जरा सा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सम डेजर्ट्स माइट एनीवे ब्लूम बट lands now fertile might turn to deserts and many hot climates could become uninhabitable. A rise of only a few degrees could melt the polar ice caps and submerge the planet in a short time. Rainfall patterns would change. अब यहाँ पे अगर हम बात करें शुरुआत करने की, तो एक चीज तो आपको यहाँ पे सेंस हो गई होगी भैया कि ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि कंसीडर द पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ जस्ट अ स्मॉल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। जरा सा अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या क्या हो सकता है। देखो P कह रहा है कि कुछ डेजर्ट शायद अच्छे से उगाए, लेकिन लैंड जो है फर्टाइल वो डेजर्ट्स में चेंज हो सकती है, और कुछ हॉट क्लाइमेट अनइनहेबिटेबल हो सकते हैं जहां पे कोई चीज नहीं उग पा रही है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया। R कह रहा है कि अगर हम सिर्फ कुछ फ्यू डिग्रीज को बढ़ा दें, देखो यहां पे कहा जा रहा था, S1 में कहा जा रहा था कि भैया टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दें। R कह रहा है कि सिर्फ कुछ डिग्री अगर हम बढ़ा दें तब भी क्या हो जाएगा, पोलर आइस कैप्स मेल्ट होने लगेंगे और प्लैनेट बहुत शॉर्ट टाइम में सबमर्ज होने लग जाएगा। R फिर कह रहा है कि यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो S1 है वो कह रहा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ, कितना बढ़ाओ। R कह रहा है कि भैया अगर हमने सिर्फ कुछ डिग्री ही बढ़ा दिया तब भी क्या क्या हो जाएगा, तब भी बहुत सारी चीजें होने लग जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे R करेगा हमारी शुरुआत, ये बात तो फिक्स है क्योंकि S1 में टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा था। R कह रहा है कि भैया कुछ फ्यू डिग्रीज ही बढ़ा दो। फ्यू डिग्रीज ही बढ़ाने पे क्या हो रहा है, बहुत चीजें चेंज होने लग जा रही हैं, राइट। सो इसमें हमने स्टार्ट कर दिया है पॉइंट नंबर R से। अब R ने शुरुआत कर लिया, लेकिन R के हमारे पास में कौन से पॉइंट्स बच रहे हैं, लेट्स लुक एट दैट थिंग। तो R के साथ में हमारे पास में पॉइंट्स कौन से हैं, देखो भैया सबसे पहले पॉइंट हमारे पास में आ रहा है R वाले हमारे पास में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है भैया RQSP और फिर है हमारे पास में RSPQ। बाकी इन दोनों को हटा देंगे क्योंकि ये दोनों एग्जांपल्स हैं। तो R के साथ में Q अच्छा है या R के साथ में S अच्छा है, ये पता चल जाए तो एग्जैक्टली हमारे पास में क्या आंसर है वो हमें मिल जाएगा। तो RQ पढ़ते हैं और RS पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा लॉजिकल है। पहले पढ़ते हैं RQ। देखिए, A rise of only a few degrees could melt the polar ice caps and submerge the planet in a short time. But lands now fertile might turn to deserts. अब इसके साथ में but तो लगाएंगे नहीं क्योंकि land जो है, लेकिन land की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी फिलहाल R में कहीं पे भी land की बात नहीं हुई थी जो fertile है। ठीक है, तो R के साथ में Q लगाना सेंसिबल नहीं है। तो RQ मतलब कौन सा ऑप्शन बाहर हो रहा है, B ऑप्शन बाहर हो रहा है। ऐसे SQ और QR ऐसे बाहर थे, RSPQ बच रहा है। तो चलिए RSPQ को पढ़ के देखते हैं।
सबसे पहले भैया हमारे पास में क्या आ गया, आर आ गया, फिर एस आ गया, रेनफॉल पैटर्न्स वुड चेंज। अब क्या हो रहा है, प्लैनेट आइस कैप सबमर्ज हो जाएंगे प्लैनेट में और बहुत शॉर्ट टाइम में, इससे क्या होगा, रेनफॉल पैटर्न क्या होगा, चेंज हो जाएगा, आर एस हो गया। फिर उसके बाद में पी आएगा, सम डेजर्ट्स माइट एनीवे ब्लूम, कुछ डेजर्ट्स क्या हो सकते हैं, ब्लूम कर सकते हैं, लेकिन जो लैंड है अब फर्टाइल वो डेजर्ट में बदल जाएंगी और शायद हॉट क्लाइमेट कुछ इनहेबिटेबल चीजों में कन्वर्ट हो जाए, मतलब जहां पे कोई भी आदमी या कोई भी जीव जंतु नहीं पैदा हो सकता। ठीक है, फिर S6 बोला इफ द सी लेवल रोज ओनली अ फ्यू फीट डजन्स ऑफ कोस्टल सिटीज वुड बी डिस्ट्रॉयड एंड द लाइफ वुड चेंज अटरली। सो S6 इस चीज पे बात को कंक्लूड कर देगा। तो इस वजह से हम जा रहे हैं भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ में, दैट इज RSPQ। सो दिस वुड बी द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के पास। 63rd क्वेश्चन कह रहा है इन द एंशिएंट टाइम्स द किंग्स एंड द रॉयल फैमिलीज हैड देयर ओन बैनर एंड सील। एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में जितने भी किंग्स होते थे और रॉयल फैमिलीज होती थी उनके पास में अपने बैनर और अपनी सील हुआ करती थी या अपनी मोहरें हुआ करती थी जिसको वो यूज किया करते थे। S6 कह रहा है सो द हाई ऑफिशियल commanded great respect because of the decent ability and character। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे P बोल रहा है all the members of the royal family shared in the administration as far as possible। ठीक है, the royal palace was maintained in a great state, the king was in theory an autocrat, there were opportunities to influence the king in the formulation of policies। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर हम बात करें अब इसमें कि कौन सा वाला सेंस दे रहा है बेटा, तो अगर हम स्टार्ट करने की बात करा जाए, इन द एंशिएंट टाइम्स द किंग्स एंड द रॉयल फैमिलीज हैड देयर ओन बैनर एंड सील, इनके पास में अपने बैनर और अपनी सील्स हुआ करते थे। ठीक है, पी कह रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली शेयर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल, सारे मेंबर्स रॉयल फैमिली के एडमिनिस्ट्रेशन में शेयरिंग किया करते थे जितना हद तक हो सकता था। क्यों कह रहा है द रॉयल पैलेस वाज मेंटेन्ड इन अ ग्रेट स्टेट, द किंग वाज इन थ्योरी एन ऑटोक्रेट, देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस द किंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जब भी पॉलिसीज फॉर्म करने की बात होती थी तो किंग का चीजें हम उनको सजेस्ट कर सकते थे या फिर इन्फ्लुएंस कर सकते थे। ठीक है, अब शुरुआत करने के लिए हमारे पास में देखो कई सारे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे किससे, देखो जरा यहाँ पे शुरुआत करने के लिए हमारे पास में ऑप्शंस में बेटा है RS है, PQ है, QR है और QP है। चलो RS को पढ़ते हैं। द किंग वॉज इन थ्योरी एंड ऑटोक्रेट, एकदम से मैं किंग की बात यहाँ पर नहीं करने लगूंगा क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज, रॉयल फैमिलीज के बारे में और बैनर और सील के बारे में बोला जा रहा है। किंग वॉज इन थ्योरी एंड ऑटोक्रेट, अभी R से शुरुआत नहीं करते हैं। PQ की बात करें, P बोल रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली शेयर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल, ये हो सकता है स्टार्टिंग। फिर इसके बाद में Q आ रहा है, द रॉयल पैलेस वाज मेंटेन्ड इन ग्रेट स्टेट। अब बेटा P के बाद में अगर मैं Q को लगाऊंगा तो ये चीज तो गलत हो गई ना, पहले P मैं बोल नहीं सकता कि सारे मेंबर्स क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करेंगे, रॉयल पैलेस को एक ग्रेट स्टेट में मेंटेन किया जाता था। ये P के बाद में Q अगर लगा रहे हैं तो ये सेंसिबल नहीं है, पहले Q आना चाहिए फिर P आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रॉयल पैलेस को पहले मेंटेन किया जाएगा फिर कौन कौन संभाल रहा है उसकी बात आएगी बेटा। तो P के साथ में Q, यानी कि ऑप्शन नंबर A और C तो बाहर हो गए। B को देखो, QRPS की बात करें, द रॉयल पैलेस वाज मेंटेन्ड इन अ ग्रेट स्टेट, रॉयल पैलेस को मेंटेन किया जाता था ग्रेट स्टेट में, चलो ठीक है। उसके बाद में फिर R आ रहा है, R कह रहा है द किंग वाज इन थ्योरी एंड ऑटोक्रेट, और उस पैलेस में जो किंग होता था वो क्या होता था, ऑटोक्रेट होता था, मतलब जो भी वो कहेगा उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। QR हो गया, फिर आएगा P बोल रहा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली शेयर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल, जितने भी मेंबर्स होते थे रॉयल फैमिली के वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन को शेयर करते थे जहां तक पॉसिबल हो पाता था। फिर देयर वर अपॉर्चुनिटीज टू इन्फ्लुएंस द किंग इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, और किंग साहब को सजेस्ट करने का हिम्मत होता था या फिर अपॉर्चुनिटीज मिलती थी कि भैया इनको जो जो पॉलिसी बनानी है उस पॉलिसी को बनाने में सजेशन आप अपना दे सकते हो। तो QRPS काफी हद तक अच्छा लग रहा है। लेट्स रीड QPSR। देखो Q से अगर हम शुरुआत करें द रॉयल प्लेस ऑफ मेंटेन इन अ ग्रेट स्टेट, फिर अगर हम P की बात करें, Q के साथ में सीधा P, ऑल द मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली शेयर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज फार एज पॉसिबल। अभी शेयर कैसे कर लेंगे, इसका मतलब पहले मुझे बताओ तो कि भैया किसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं किंग के साथ में, पहले किंग तो बैठाओ। तो Q के बाद में जैसे आपने P लगाया गड़बड़ हो गया, मुझे चाहिए R, तो Q के साथ में P गड़बड़ है, Q के साथ में R चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर B के साथ में हमें जाना पड़ेगा। ठीक है बात, चलो 63rd के बाद में लेट्स रीड टू 64th क्वेश्चन। देखो बेटा ध्यान से, 64th बोला द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th सेंचुरी में अल्टीमेटली प्रूव टू बी अ मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट दैन द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है,
राइज ऑफ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, अल्टीमेटली प्रूव टू बी मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट। अब राइज ऑफ ईस्ट एशिया ज्यादा हिस्टोरिकल इवेंट है देन द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के कोलैप्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। पी बोल रहा है इन द फाइनल 2 decades ऑफ द 20th century इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स इन द ऑन द वेस्टर्न रिम ऑफ द पैसिफिक बेसिन वर बिटवीन 2 and 4 times हायर देन दोज इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर बोल रहा है क्यू The widespread assumption has been that modernization means westernization। अब फिलहाल यहाँ पे P और Q का डायरेक्ट कोई लिंक तो अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है, बट फिर भी देखते हैं P और Q किस हिसाब से सेट हो पाते हैं। फिर पढ़ते हैं R और S। देखो, certainly the balance of the world's economy shifted markedly from the west to the east in this period। अब इस तरीके से क्या हुआ था, जो इकोनॉमी थी, वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसे हो गई, वेस्ट से ईस्ट में वेस्ट की पूरी इकोनॉमी शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब बात करें however the notion that there is distinctly East Asian policy from form is less familiar one। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर आप इस चीज को ध्यान से, तो यहां पे बोला जा रहा है बेटा कि द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th century में अल्टीमेटली प्रूव टू बी मोर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्टोरिक इवेंट देन द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। अब ये क्या हो गया, वेस्टर्न हो गया, ये क्या हो गया, ईस्टर्न हो गया। ठीक है, ईस्ट एशिया इन द लेट 20th century, अब ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ठीक, अब अगर आप देखो ध्यान से तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जो क्या बोल रहा है, देखो यहां पे सर्टेनली द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी शिफ्टेड मार्केटली फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब हो क्या रहा था, यहां पे वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट हो गया। देखिए ध्यान समझिए, ईस्ट एशिया राइज किया है, मतलब आप किधर शिफ्ट हो गए हैं, ईस्ट में शिफ्ट हो गए हैं। ईस्ट में शिफ्ट हो गए हैं किधर से, वेस्ट से शिफ्ट हुए हैं ईस्ट में, इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो वेस्ट से ईस्ट में शिफ्टिंग हो रही है। अब यही बात कहां कही जा रही है, देखिए जरा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो जो ये बोल रहा है पॉइंट नंबर आर, ये क्या बोल रहा है, सर्टेनली द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी शिफ्टेड मार्केटली फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट इन दिस पीरियड। दिस पीरियड का मतलब क्या है, इसके जस्ट पहले आप बताओ कि कौन सी चीज कब हुई थी, है ना। तो ये राइज ऑफ जो ईस्ट वाला बात बोला जा रहा है, इसको आपको रखना पड़ेगा आर के साथ में। जरा दोनों चीजों का साथ में तो हम देख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्क्रॉल करने का दिक्कत है। द राइज ऑफ ईस्ट एशिया इन द लेट 20th century, यही वाले टाइम में क्या हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट शिफ्ट हो गई थी दिस पीरियड में, है ना। ईस्ट प्रोमिनेंट हो गया था, वेस्ट चला गया था, तो वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट हो गया था इसी पीरियड में। मतलब आर से मुझे करना पड़ेगा शुरुआत, और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है फिलहाल, तो आर इकलौता सेंसिबल ऑप्शन है, मतलब आर से हम कर लेंगे शुरुआत भैया। तो सी पॉइंट और बी पॉइंट यहां से बाहर हो गया, बच रहा है हमारे पास में ए दैट इज आर एस पी क्यू, और फिर बच रहा है डी दैट इज आर पी एस क्यू। कौन सा वाला प्रेफर करेंगे, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और फिर पहुंच जाएंगे एग्जैक्टली करेक्ट आंसर पे। चलिए आर एस पढ़ते हैं और फिर पढ़ेंगे आरपी। ध्यान से देखिए, आर एस और आरपी को पढ़ते हैं। आरएस पढ़ रहा है, however the notion that there is distinctively East Asian political form is less familiar one। अब यहाँ पे वेस्ट से ईस्ट तो फॉर्म हो गया, अब हालांकि the notion that there is distinctively East Asian political form is less familiar one। अब आर के साथ में भैया एस तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी अभी एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, फिर दूसरा कंक्लूजन हम नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा चीज अभी कहीं बोला या प्रूव नहीं किया गया है। तो आर के साथ में एस नहीं, मतलब एक चीज तो फिक्स हो गई कि आर एस नहीं चल पाएगा क्योंकि दोनों कंक्लूजन हैं। सो सी और यहाँ पे बी पहले ही बाहर हो गए थे, ए भी बाहर हो गया है, बच रहा है हमारे पास में आरपीएसक्यू। आर के साथ में पी को पढ़ के देखते हैं भैया क्या लॉजिक यहां पे ये दे पा रहे हैं। चलिए आर के साथ में पी बोल रहा है, in the final 2 decades of the 20th century economic growth rates on the western rim of the Pacific basin were between 2 and 4 times higher than those on the developed economies of Europe and North America। ठीक है, उसके बाद में ये सारी चीजें फाइनल 2 decades में हुई। तो आर के साथ में P is a good thing, आर के साथ में P को कनेक्ट करेंगे और बाकी आगे जो ऑप्शंस हैं आरपी के बाद में फिर एस पे आएंगे। However, the notion that there is distinctly East Asian political form is less familiar one। ठीक है, अब ये तो चीज हुआ था, 2 decades तक ये चला था, लेकिन फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे, फिर उसके बाद में आ जाएगा आरपी के बाद में एस आ गया, उसके बाद में लास्ट में क्यू आएगा। क्यू बोल रहा है द वाइडस्प्रेड असम्पशन हैज बीन दैट मॉडर्नाइजेशन मींस वेस्टर्नाइजेशन। वाइडस्प्रेड असम्पशन क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन का मतलब है वेस्टर्न कल्चर की तरफ चले जाना। हम भी तो आजकल मॉडर्न को यही समझते हैं, जैसे मान लो कोई साड़ी पहना हुआ और कोई जीन्स पहना हुआ है, तो साड़ी को समझेंगे कि ये थोड़ा सा अपना कल्चर है और जीन्स को समझेंगे कि ये थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर है। सो मॉडर्नाइजेशन का मतलब आज के टाइम पे क्या है, वेस्टर्नाइजेशन। फिर क्यू के साथ में एस लग जाएगा, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलिटिकल टर्म्स दिस मींस दैट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म इज ऑलवेज accompanied by liberal democracy। So S6 के साथ में कंक्लूड हो जाएगा and that's how ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है भैया यहाँ पे करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर डी था आई गेस, ऑप्शन नंबर डी बन रहा है यहाँ पे करेक्ट चॉइस, है ना। आरपीएसक्यू बन जाएगा करेक्ट चॉइस, डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे, ध्यान से देखिए, फटाफट इसको आंसर करके खत्म करते हैं।
मणिपुर हैज अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री फ्रॉम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। ठीक है, मणिपुर की बहुत लॉन्ग ग्लोरियस हिस्ट्री है बिफोर द बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा की शुरुआत होने से पहले ही। मणिपुर रीगेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947 एंड मर्ज इनटू इंडियन यूनियन इन 1949। ठीक है, मणिपुर ने ऐसा किया था भैया, वापस इंडिपेंडेंस मिला 1947 में और इंडिया में मर्ज, इंडियन यूनियन में मर्ज हो गया 1949 में, 2 साल के बाद ये मर्ज हो गया। देन मणिपुर केम अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1891। अच्छा, मणिपुर हैज अ लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री फ्रॉम बिफोर द बिगिनिंग of the Christian era, then Manipur came under the British rule in 1891। अब भैया P यहां पे कोई कनेक्शन तो नहीं बना पा रहा है, P यहां पे कनेक्शन नहीं बना रहा है क्योंकि then Manipur came under the British rule in 1891, मतलब P यहां पे शुरुआत नहीं कर सकता। तो P का ऑप्शन हमारे पास है बिल्कुल, B वाला ऑप्शन यहां से बाहर हो गया। चलो एक ऑप्शन बाहर हो गया। Q पढ़ते हैं, the independence and sovereignty remained uninterrupted until the Burmese invasion and occupation for around 7 years to the first quarter of the 19th century, 1819 to 1826। The political history of Manipur could be traced back to 33 AD with the coronation of नोंगड़ा लायरन, ये क्या है, पखंगबा। आफ्टर पखंगबा अ नंबर ऑफ किंग्स रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मणिपुर। अच्छा देखो आर और एस का कनेक्शन तो भैया आपको दिख रहा होगा, आर और एस का कनेक्शन मालूम चल रहा होगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, बहुत मस्त कनेक्शन मिल गया है। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मणिपुर कुड बी ट्रेस्ड बैक टू 33 एडी विद द कोरोनेशन ऑफ नोंगड़ा लायरन पखंगबा। ठीक है, अब इनका पूरा नाम लिखा है। एक रूल होता है कि जब भी कभी फुल नेम लिखा हो और शॉर्ट नेम लिखा हो, हमेशा फुल नेम वाला पॉइंट पहले आएगा, शॉर्ट नेम वाला इसके बाद में आएगा। ये बात फिक्स है। इमीडिएटली बाद में आ रहा है कि नहीं वो नहीं मालूम, लेकिन इसके बाद में आएगा। तो आर के बाद में ही एस आना है, ये बात तो फिक्स है बेटा। अब देखो आर के साथ में एस सब में ही लगा दिया है, आर एस आर एस आर एस आर एस सब में लगा दिया है आर एस। अब यहां पे दिक्कत हो जाएगी। चलो तो सब में ही आर एस आ गया, एक कनेक्शन निकाला था लेकिन सब में ही आ गया। अब करेंगे कौन से वाले के साथ में, ये बात मेन कंसर्न की है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए देखा जाए। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो RS तो हमने कनेक्शन कर लिया है, लेकिन P से शुरुआत नहीं हो सकती है, तो P वाला पॉइंट यहां से बाहर हो गया है। अब P वाला पॉइंट बाहर करने के बाद में 2 पॉइंट्स तो RS से ही शुरू हो रहे हैं, तीसरा पॉइंट शुरू हो रहा है QP RS से। तो देखते हैं QP क्या कनेक्शन बना पा रहा है। द इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी रिमेन्ड अनइंटरप्टेड अंटिल द बर्मीज इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन फॉर अराउंड 7 years इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century 1819-1826। ठीक है, द इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी रिमेन्ड अनइंटरप्टेड। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस जो मिल चुकी थी है ना, उसके बाद में, या जो इंडिपेंडेंस थी उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है। मतलब अभी तक तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मणिपुर जो था वो कब बना भैया, कब बना, हैज लॉन्ग एंड ग्लोरियस हिस्ट्री फ्रॉम बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन एरा। बिगिनिंग ऑफ क्रिश्चियन एरा से बात हो रही थी, और यहाँ पे बात क्या हो रही है, 19th सेंचुरी से, यानी कि दोनों चीजें कनेक्टेड नहीं है। तो Q से हम शुरुआत नहीं कर सकते हैं, P से वैसे ही नहीं कर सकते थे, तो B और D पॉइंट यहां से बाहर हो गया। अब RS स्टार्टिंग कर रहा है, इसके बाद में PQ होना चाहिए या QP होना चाहिए, बात यहीं पे आके अटक जाएगी। तो चलो बात करते हैं पहले, RS के साथ में हमें PQ लेना है या QP लेना है। तो S के साथ में P जुड़ रहा है या S के साथ में Q जुड़ रहा है, उसी चीज पे हमें चीजें डिपेंड करनी है। अभी आफ्टर पखांगबा अ नंबर ऑफ किंग्स रूल्ड ओवर द किंगडम ऑफ मणिपुर। अब इसके साथ में देखो P लगा के देखते हैं एक बार। देन मणिपुर केम अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1891। अरे अब ये बोल रहा है कि 1891 में ब्रिटिश अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1891 में फिर ये ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। अब यहाँ पे 1819 और 1826 तक की बात हो रही है, 1826 की बात हो रही है। 1826 के बाद ही तो ये आ पाएगा बेटा, तो P पहले कैसे आ जाएगा, Q को पहले आना चाहिए, उसके बाद में फिर 1891 आएगा ना। 1826 के बाद ही तो 1891 आएगा, मतलब Q पहले P बाद में। तो Q पहले P बाद में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ध्यान से देखो, P पहले आ रहा है, इसमें Q बाद में आ रहा है, मतलब A ऑप्शन गलत है। B और D को हमने ऐसे ही बाहर निकाल दिया था। कौन सा बच रहा है, RSQP, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 66। इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज फॉर इरिगेशन। एग्रीकल्चर में पानी को इरिगेशन के लिए यूज किया जाता है, सिंचाई के लिए जिसको बोलते हैं। S6 कह रहा है हेंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट अश्योर्ड इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। इसीलिए बहुत मुश्किल है एग्रीकल्चर को करना ड्राई सीजन में बिना इरिगेशन का। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां पे बात करते हैं कौन सा वाला कनेक्ट कर सकता है। देखो ध्यान से समझो, अगर हम कनेक्ट करने की बात कहें तो उसके पहले हमें सारे पॉइंट्स को एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कौन सा वाला करेक्टली कनेक्ट हो रहा है।
द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन. इन एग्रीकल्चर वाटर इज मेनली यूज्ड फॉर इरिगेशन. द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन. अब एकदम से हम इसकी बात तो करना शुरू नहीं कर देंगे. विंटर एंड समर सीजंस आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री. अब देखो यहां पे बात हो रही है बेटा एग्जैक्टली टू द पॉइंट. देखो द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ कंट्री डेफिशिएंट रेनफॉल में है. ये बात तब बताएंगे जब एक्चुअली में उस चीज को इलैबोरेट करने लग जाए कि भैया कहां पे पानी ज्यादा है, कहां पे रेनफॉल हो रही है. विंटर और समर्स में कभी सूखा रहता है, कभी गीला रहता है, ये हटा देंगे. इरिगेशन की बात यहां पे हो रही. इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल ऑफ द कंट्री. अभी कह रहा है कि एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा जरूरी है वाटर इरिगेशन के लिए. और इरिगेशन किस लिए जरूरी है? इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री. डेफिनेटली कह रहा है कि एग्रीकल्चर में पानी सबसे ज्यादा जरूरी है इरिगेशन के लिए. और इरिगेशन क्यों करना है? क्योंकि इरिगेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ स्पेशियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इन द कंट्री. ऑप्शन जो स्टार्ट होगा वो आर से होगा क्योंकि S1 और R एग्जैक्टली एक दूसरे से लिंक्ड है. अब हमारे पास में है S, ये वाला ऑप्शन हट गया और Q वाला ऑप्शन हट गया. दोनों ऑप्शन हट गए. RPSQ बचा है, RSPQ बचा है. अब देखते हैं R के साथ में P ठीक है या R के साथ में S ठीक है. S पढ़ते हैं. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन प्लेट्यू कंस्टिट्यूट सच एरियाज. अरे अभी तो मालूम ही नहीं है. सच एरियाज मतलब ऐसे एरियाज बताओ जो यहां पे हो. अब यहां पे मालूम ही नहीं हो रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन प्लेट्यू कंस्टिट्यूट सच एरियाज. कैसा एरिया? तो हम यहां पे R के साथ में अगर S लिख देंगे भैया तो कैसा एरिया है ये तो मालूम ही नहीं है. सच एरियाज का मतलब है एरिया तो बताओ कैसे वाले की बात करना है. मतलब R के साथ S नहीं लगा सकते हैं. R के साथ में P पढ़ के देखते हैं. P बोला है द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल एंड आर ड्रॉट प्रोन. अब यहां पे कह रहा है कि भैया इरिगेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है. फिर कह रहा है कि जो लार्ज पार्ट है कंट्री का वो क्या है? रेनफॉल डेफिशिएंट है और सूखा वहां पे बहुत पड़ जाता है. RP हो गया. फिर आएगा S. नॉर्थ वेस्ट का जो इंडिया है और डेक्कन प्लेट्यू है वो वाले एरिया ज्यादातर ऐसे हैं. कैसे एरिया हैं? जहां पे कम रेनफॉल होती है और ज्यादा सूखा पड़ता है. फिर यहां पे आएगा Q. विंटर और समर सीजंस आर मोर और लेस ड्राई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. और अगर विंटर और समर एरियाज की बात करें, समर सीजंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ द कंट्री में ये दोनों सीजंस में चीजें ड्राई ही रहती हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में S6 पे आएंगे. हेंस इट इज डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर विदाउट अश्योर्ड इरिगेशन ड्यूरिंग ड्राई सीजंस. ठीक है. यहां पे देखो ड्राई रहते हैं ये तो इस वजह से यहां पे बोल दिया गया. तो S6 कंक्लूड करेगा. मतलब पार्ट नंबर A हो जाएगा इसका करेक्ट सीक्वेंस. दैट इज RPSQ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं. विजयनगर और द सिटी ऑफ विक्ट्री वाज अ नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर. ठीक है. ये बात तो आपको मालूम ही होगी विजयनगर एम्पायर के बारे में अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो. सो विजयनगर और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज अ नेम ऑफ बोथ सिटी एंड an empire. They remembered it as Hampi, a name derived from that of the local mother goddess Pampa Devi. ठीक है. S6 ये बोल रहा है. यहाँ पे विजयनगर जो सिटी है उसको सिटी ऑफ विक्ट्री या विजयनगर बोला जाता है. ये एक सिटी का नाम भी और एक एम्पायर का भी नाम है. अब यहाँ पे हमको देखने हैं कि PQRS में क्या कनेक्ट होगा और ऑप्शंस के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा. इसके ऑप्शन के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा. मतलब क्वेश्चन इस साइड लिखा है और ऑप्शन सारे इस साइड लिखे हुए हैं. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं. स्टार्टिंग कर रहे हैं PQRS. सारे ऑप्शन स्टार्टिंग कर रहे हैं. चलो इसको पढ़ के देखते हैं. PQRS हाँ सारे ऑप्शन स्टार्टिंग कर रहे हैं. ठीक है. तो यहां पे देखेंगे ये कह रहा है इन इट्स हेडे it stretched from the river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. The empire was founded in the 14th century. In 1565 the city was destroyed and subsequently deserted. देखो यहां ध्यान समझो. अगर हम बात करें आर की तो ये अल्टीमेट क्या हुआ था, बर्बाद कैसे हुआ, तहस नहस कैसे हुआ, इसकी बात कर रहा है. तो इसको स्टार्टिंग में नहीं ला सकते. मतलब आर वाला पॉइंट स्टार्टिंग नहीं कर सकता. द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th century. क्यों शुरुआत कर सकता है, क्यों स्टार्टिंग कर सकता है. पी बोल रहा है इन इट्स हेड अ स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला. कैसे स्ट्रेच हो रहा है, पी भी स्टार्टिंग कर सकता है. एस ऑल्दो इट फेल इनटू रूइन इन द 17th century. अब ये बर्बाद खत्म होने की बात कर रहा है तो एस भी स्टार्टिंग नहीं करेगा. दो पॉइंट्स बच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए. कौन से हैं, पी बच रहा है बेटा और क्यू बच रहा है. अब हमें बात करना है पी अच्छा है कि क्यू अच्छा है. इन इट्स हेड इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला. हेड का मतलब होता है जब वो हो गया था, फॉर्म हो गया था, उसके बाद में कहां था वो, रिवर कृष्णा से लेके नॉर्थ ऑफ द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला तक वो पूरा स्ट्रेच था. ठीक, तो ये जो स्ट्रेच हुआ है ये फॉर्म होने के बाद की बात है. कहां पे फाउंड हुआ था ये चीज तो हमको सबसे पहले बतानी पड़ेगी. तो क्यू को रखेंगे S1 के साथ में. मतलब स्टार्टिंग के लिए पी से भी बेटर क्या है, क्यू ऑप्शन है. तो क्यू वाला जो भी ऑप्शन होगा उसी को हम स्टार्टिंग मानेंगे. और इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया है. क्यू वाला क्या है बेटा, QPRS. तो QPRS को एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये. देखो क्यू हो रहा है द एम्पायर वाज फाउंडेड इन द 14th century. फिर बोलेंगे इन इट्स हेड इट स्ट्रेच फ्रॉम द रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द पेनिनसुला. QP हो गया. फिर एस आ रहा है ऑल्दो इट फेल इनटू रूइन इन द 17th century.
It lived in the memories of people living in the Krishna Tungabhadra Doab. The empire was in 1565 the city was destroyed and subsequently deserted. ठीक है, इस तरीके से ये खत्म हो गया. They remembered it as Hampi, a name derived from that of the local mother goddess Pampa Devi. इस तरीके से वो हम्पी के नाम से उसको जानते हैं, जहां पे उसका नाम रखा गया था पंपा देवी, जो मदर गॉडेस है उनके नाम पे. सो इसका करेक्ट ऑप्शन सिर्फ इकलौता एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है. ऑप्शन नंबर सी के साथ ही जाना पड़ेगा, दैट इज QPR एंड अल्टीमेटली S. ठीक है, चलो मैंने शायद S पहले पढ़ दिया, बट अल्टीमेटली इट वुड बी QPRS. S1 देखो, इसमें 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं. ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन देखो बड़े आसान है, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ये टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, बट अल्टीमेटली हम इनको कर ले रहे हैं. ड्यूरिंग द पास्ट 2 decades many organizations in both the manufacturing and service sectors have faced dramatic changes in their business environment. ठीक है, पास्ट 2 decades से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स में हैं, उनमें बहुत सारे चेंजेस देखने को हमें मिल गए हैं बेटा, है ना. अब बात हो रही है कि कौन से चेंजेस हैं, मे बी इनकी बात हो, तो S6 कह रहा है these changes have had a significant influence on management accounting system. ठीक है, S6 ये कह रहा है to succeed in today's highly competitive environment companies have made customer satisfaction an overriding priority. ठीक है, they have also adopted new management approaches and manufacturing companies have changed their manufacturing systems and invested in new technologies. अब अगर आप Q वाले पॉइंट को देखोगे तो ये कह रहा है they have also adopted new management approaches. अब यहां पे they have also adopted ये भी कर लिया है, मतलब अब यहां पे Q जो है उसके पहले आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये काम भी करा हुआ है. तो Q क्या कह रहा है, ये काम भी किया हुआ है, इसका मतलब है इसके पहले एक और काम को मुझे ऐड करना पड़ेगा. Deregulation and extensive competition from overseas companies in domestic markets have resulted in a situation in which most companies now operate in a highly competitive global market. At the same time, there has been a significant reduction in product life cycles arising from technological innovations and the need to meet increasingly discriminating customer demands. ठीक है, अब यहां पे शुरुआत हम कौन से वाले से करें, एक और चीज हमें यहां पे मिल गई है, they have also adopted, मतलब Q वाला जो है वो also adopted की बात को कर रहा है. देखो अब अगर हम देखें Q वाला, तो Q वाले से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. देखो यहां पे बोल रहा है they have also adopted new management approaches, मतलब चीजों को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया है, नई मैनेजमेंट अप्रोचेस को लिया है. अब देखो यहां पे कौन सा वाला इसके पहले आ सकता है, क्योंकि also लिखा है तो कोई और चीज होगी जो उन्होंने यूज की होगा, अडॉप्ट किया होगा. P बोल रहा है to succeed in today's highly competitive environment companies have made customer satisfaction an overriding priority. अब देखो यहां पे पहली चीज उन्होंने ये की है, उसके बाद इन्होंने Q किया है, तो बेटा PQ का एक पेयर हमारे पास में आ गया. पहले क्या किया है, इन्होंने कस्टमर सेटिस्फैक्शन को सबसे प्रायोरिटी दे दी है, और दूसरा मैनेजमेंट अप्रोचेस को भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है. मतलब दो चीजें कर रहे हैं, पहले बात है P में और उसके बाद में Q है. Q के पहले P नहीं आ सकता, सॉरी P के पहले Q नहीं आ सकता, क्योंकि Q में also लिखा हुआ है, तो पहले P आना पड़ेगा, उसके बाद Q आएगा. अब ऐसे ऑप्शन को तुरंत फेंक देते हैं बाहर जिसमें P के साथ में Q नहीं आ रहा है. ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं P के साथ में Q कहां नहीं आ रहा है. देखो PQRS तो यहां पे A में आ रहा है, P के साथ में Q आ गया, यहां पे हमें QP मिल रहा है, C बाहर हो गया, यहां पे PQ आ रहा है, यहां पे भी QPA बाहर हो गया. कौन से ऑप्शन बच रहे हैं, A बच रहा है PQRS और R बच रहा है RSPQ. अब देखते हैं यहां पे कौन सा वाला लॉजिकल है. PQRS तो यहां पे लॉजिक नहीं बता पा रहा है, क्योंकि भैया जब हमने पूरा पढ़ा था तो एग्जैक्टली ये सेम सीक्वेंस में नहीं थे, मतलब PQRS का सेंस नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा. RSPQ इकलौता बच रहा है. लेट्स रीड RSPQ और देखते हैं RSPQ का कोई कॉन्टेक्स्ट निकल रहा है या नहीं. मतलब हमें स्टार्टिंग किससे करनी है, R से करनी है. ठीक है, During the past 2 decades, many organizations in both the manufacturing and service sectors have faced dramatic changes in their business environment. बहुत सारा चेंज इन्होंने किया है. Deregulation and extensive competition from overseas companies in domestic markets have resulted in a situation in which most companies now operate in a highly competitive global market. ठीक है, R के साथ में फिर S. At the same time, there has been a significant reduction. अब R जो प्रॉब्लम्स लेके आ रहा था, जो हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. S बोल रहा है उसी सेम टाइम में there has been a significant reduction in product life cycles arising from technological innovations and the need to meet increasingly discriminating customer demands. तो R के साथ में S बिल्कुल तरीके से फिट है, और PQ हमने ऑलरेडी देख लिया था, तो RSPQ एकदम सही अरेंजमेंट है. इसमें कोई डाउट या कोई भी शक नहीं है कि RSPQ को करेक्ट चॉइस होना चाहिए. सो B ऑप्शन के साथ में हम चल देंगे, and that's how we'll be getting to our correct answer choice. Let's get to question number 69. देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है. बात हो रही है ग्रेगर जॉन मेंडल की. ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822 इन ऑस्ट्रिया. ऑस्ट्रिया में भाई साहब ये पैदा हुए थे. ठीक है,
S6 बोला based on his experiments on a total of 7 characteristics in garden P he established law of segregation and law of independent assortment. बायोलॉजी के फादर्स के जो जितने भी नाम है उसमें से ग्रेगर जॉन मेंडल एक है ना, इतने इंपॉर्टेंट आदमी है ये। तो ये बॉर्न हुए थे जुलाई 22 1822 इन ऑस्ट्रिया में। अब इसके साथ हमें एक पॉइंट जोड़ना है बेटा। तो देखो P बोल रहा है his pioneering work laid the foundation of science of genetics and therefore he is known as the father of genetics. Exactly, father of genetics इनको बोला जाता था। There he was exposed to the lab facilities and got interested in research and teaching. There का मतलब कोई जगह की बात की गई होगी। In 1843 Mendel began studying even while being a monk at St. Thomas Monastery in Brno. अब यहाँ पे ये monk भी थे और इन्होंने पढ़ाई शुरू करी। His experiments focused on cross breeding of pea plants and gathering data on the variations of several generations. अब अगर आप एक बात को देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहा है P, S और R, यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत बढ़िया सी हिंट दे रखी है। हिंट ये है बेटा कि आपको एक चीज मालूम पड़ रहा होगा, देखते हैं जरा यहाँ पे, हाँ, एक चीज जो हमें यहाँ पे थोड़ी सी नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे जो देयर लिखा हुआ है, अगर आप देखो पेन से लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देयर ही वॉज एक्सपोज टू द लैब फैसिलिटीज, वहां पे उनको लैब फैसिलिटीज में एक्सपोज किया गया, उनको लैब फैसिलिटीज मिल गई। अब अगर हम इस चीज की बात करें तो देयर एक प्लेस के बारे में बात कर रहा है और इसके पहले वही ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसमें प्लेस लिखा हो कि कहां पे ऐसा हो रहा था। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ही ऐसी जगह है जिसका डिस्कशन है, मतलब आर के साथ में क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा और इसका सीक्वेंस भी होगा आर क्यू। इसके अलावा और कोई भी चीज इसके बीच में नहीं आ सकती है, ना ही इसका ये सफल हो सकता है, क्योंकि देयर बाद में आएगा, पहले जगह होगी। तो आर क्यू जहां पे नहीं आ रहा है उन पॉइंट्स को जरा हम बाहर निकाल देते हैं। देखते हैं बेटा आर क्यू कहां पे नहीं आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, आर क्यू हमारे पास में आ रहा है, इधर नहीं है, ए बाहर, आर क्यू इधर भी नहीं है, बी भी बाहर, आर क्यू इधर है और आर क्यू नहीं, यहाँ पे क्यू आर है, ये बाहर हो गया। ऑप्शन नंबर सी बच रहा है, पी आर क्यू एस। चलिए पी आर क्यू एस को पढ़ते हैं और देखते हैं, अगर ये सही हुआ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पी आर क्यू एस को पढ़ते हैं। पी बोल रहा है हिज पायनियरिंग वर्क लेड द फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड जेनेटिक्स एंड देयरफॉर ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब बात हो रही थी ग्रेगर जॉन मेंडल भैया यहाँ पैदा हुए 1822 में और इनका जो पायनियरिंग वर्क था उन्होंने साइंस में जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी और इसलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। फिर आया आर, फिर बोल रहा है 1843 में मेंडल ने क्या करा, पढ़ना शुरू किया, जबकि वो मॉन्क का भी काम करते थे सेंट थॉमस मोनास्ट्री ब्रिनो में, ठीक है। फिर आर के बाद में आ गया क्यू, वहां पे उनको लेबोरेटरी की फैसिलिटीज भी मिली और उन्होंने रिसर्च और टीचिंग में चीजें करना शुरू कर दिया। फिर लास्ट में आ रहा है उनके जो एक्सपेरिमेंट्स थे फोकस थे क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट्स एंड गैदरिंग डेटा ऑन द वेरिएशंस ऑफ सेवरल जनरेशंस। इस चीज पे उनका जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो मेजरली बेस्ड होते थे। फिर एसिक्स बोल रहा है बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन अ टोटल ऑफ 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ गार्डन पी ही एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो पी वाले ये कर रहे थे अपने एक्सपेरिमेंट्स, इसी के बेसिस पर उन्होंने 7 चीजों को बताया। सो एस के साथ में क्या चाहिए बेटा, हमें S6 चाहिए। तो एस एक ही में लास्ट में आ रहा है, इससे भी प्रूव होता है कि ऑप्शन नंबर सी हमने सही सेलेक्ट किया था। सो दिस क्वेश्चन नंबर 69 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज PRQS। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 70 और देखते हैं 70वां क्वेश्चन क्या चैलेंज ला रहा है बेटा। 70 देखिए, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी को नमक में एक ऐसा सिंबल मिला जो पूरे देश को यूनाइट कर सकता था, ठीक है। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय अरविंद स्टेटिंग 11 डिमांड्स। 31 जनवरी को 1930 में उन्होंने वाइसरॉय को एक लेटर लिखा, जो वाइसरॉय अरविंद थे। इन्होंने कहा कि हमारी 11 डिमांड्स हैं। द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग सो दैट ऑल क्लासेस विद इन इंडियन सोसाइटी कुड आइडेंटिफाई विद देम एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इन अ यूनाइटेड कैंपेन। अब देखो बेटा, एक चीज तो समझ में आ गई है कि यहाँ पे एक 11 डिमांड्स थी और आइडिया क्या था कि भैया जो वाइड रेंजिंग डिमांड्स हैं वो सारी क्लासेस की चीजें पूरी कर पाए, राइट। फिर आर बोल रहा है सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। सॉल्ट सबसे ज्यादा जरूरी चीजों में से एक था, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। हो सकता है क्यू को हम यहाँ पे आर को यहाँ पे कनेक्ट कर दे। एस बोला द मोस्ट स्टिरिंग ऑफ ऑल वाज अ डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सबसे जो अजीब चीज थी, सबसे जो झकझोर देने वाली चीज थी वो क्या थी कि सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश कर दिया जाए या खत्म कर दिया जाए।
अब S6 बोला द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ द ब्रिटिश रूल। और सबसे ज्यादा ऑप्रेसिव यानी कि सबसे ज्यादा भयानक है, जो सबसे ज्यादा अपोज करने वाला फेस हो सकता है, सबसे जो एकदम ब्रूटल फेस हो सकता है, उसको रिवील किया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो यहां पे अगर हम बात करें ऑप्शंस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं PQSR, सारे ऑप्शंस हमारे स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कौन सा वाला यहां पे स्टार्टिंग सबसे बेस्ट करेगा। सो लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर, देखो बेटा यहां पे अगर हम देखें द मोस्ट सेलिंग ऑफ ऑल वाज अ डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अब देखो यहां पे ये आर भी शुरुआत कर सकता है, सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। अब हमारे पास में है PQSR है, SRQP है, RPQS और QPRS है। लेकिन अगर हम देखें कि हमें स्टार्टिंग किससे करनी है, तो सबसे पहले डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। देखो सॉल्ट टैक्स को अभी फिलहाल हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज इन्होंने मालूम चल ली थी। अब सॉल्ट टैक्स के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स वाली चीज अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुई है। सो टैक्स वाला यानी S से जो शुरुआत हो रहा है, B वाले ऑप्शन को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिर आर कह रहा है सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। ठीक है, ये बात भी बढ़िया है। इसका मतलब है हम स्टार्टिंग आर से कर सकते हैं, मतलब सी वाला ऑप्शन चल जाएगा। क्यों? देखो द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग। अब कौन सा आइडिया था दैट कुड यूनाइट द नेशन? अभी आइडिया कौन सा था ये तो नहीं मालूम है अभी, तो क्यू से शुरुआत हम फिलहाल नहीं करेंगे। बच रहा है हमारे पास में बेटा ए ऑप्शन बच रहा है और सी ऑप्शन बच रहा है। RPQS की बात करते हैं जरा सा। आर बोल रहा है सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। ऑन 31 जनवरी ही सेंट अ लेटर टू वायसराय अरविंद सेटिंग 11 डिमांड्स। अरे आर के साथ में जैसे मैंने पी लगाया ये गड़बड़ करने लग गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी लिंक नहीं थे। तो बी और डी पहले बाहर कर दिया था, आर के साथ में पी हमने कनेक्ट किया तो सही नहीं है। पी के साथ में क्यू कनेक्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये। PQSR को पढ़ते हैं। देखो बेटा पी के साथ में बोलेंगे 31 जनवरी को इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा वाइसराय को जिसमें उन्होंने कहा कि भैया हमको 11 डिमांड चाहिए। फिर क्यू बोल रहा है द आइडिया वाज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, और जो डिमांड्स थी, जो 11 डिमांड मानी वो वाइड रेंजिंग थी, जिसमें सारी क्लास के लोगों का भला होना कंफर्म था। ठीक है, PQ बढ़िया है। फिर यहां पे बोला द मोस्ट सेलिंग ऑफ ऑल वाज अ डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। अब जितनी डिमांड्स इन्होंने करी थी, देखो यहां पे बहुत सारी डिमांड्स करी थी, बहुत रेंज वाइड रेंज ऑफ डिमांड्स थी, या 11 डिमांड्स थी जो बहुत ज्यादा वाइड रेंज करी थी। और इन सारी डिमांड में सबसे ज्यादा स्टीयरिंग या सबसे ज्यादा झकझोर देने वाली सबसे अजीब डिमांड क्या थी कि भैया अबॉलिश कर दो सॉल्ट टैक्स को, मतलब सॉल्ट टैक्स को हटा दो। फिर यहां पे आर क्या है, सॉल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड, है ना। सबसे एसेंशियल आइटम था, मतलब बिना नमक का कोई चल नहीं सकता था, बिना नमक का कोई काम नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है हम स्टार्टिंग करेंगे बेटा P से, फिर Q पे आएंगे, फिर S पे आएंगे, फिर R पे आएंगे और देन अल्टीमेटली S6 आ जाएगा। तो PQSR एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर A के साथ हम जा सकते हैं। दैट्स हाउ इट वुड बी ऑप्शन A एज द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहां पे। ओके चलो ठीक है, ये खत्म हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है। एंटोनिम्स के क्वेश्चंस अब हमारे सामने आए हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट मीनिंग, बेटा हमें बताना होता है। मतलब यहां पे एक सेंटेंस होगा, इसमें अंडरलाइन पार्ट है एक, इस अंडरलाइन पार्ट का जो भी मतलब है उसका ऑपोजिट मीनिंग देने वाला वर्ड आपको यहां पे ABCD ऑप्शन में से फाइंड करना होता है। चलिए देखते हैं यहां पे डायरेक्शंस क्या कह रहे हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly। आपको बताना है इस अंडरलाइन वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग कौन सा वाला वर्ड दे रहा है, उसी को आप आंसर मान लोगे और फिर बढ़िया हो जाएगा। चलो अब यहां पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो 2-3 क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर लेते हैं। हाँ चलो 3 क्वेश्चंस। अब पहला क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है, क्या कह रहा है इसको ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आंसर पे आएंगे। देखो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। अब ब्रेविटी क्या है? विट का मतलब होता है बुद्धिमानी। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी का मतलब होता है चुप रहना, या फिर ये कहते हैं ना कि जितना कम बोला जा रहा है उतना ही बुद्धि का परिचय दिया जा रहा है। सो ब्रेविटी का मतलब है कम बोलना या बहुत ज्यादा प्रिसाइज बोलना। अब इसका ऑपोजिट चाहिए। अब कंसिस्टेंट क्या हो गया? बहुत कम बोलना। इकोनॉमी का मतलब होता है बहुत कंजूसी से या फिर बहुत ज्यादा प्रिसाइज होना। टर्सनेस का सेम मतलब है। वर्बोसिटी का मतलब है बहुत ज्यादा बोलना। सो वर्बोसिटी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ब्रेविटी मतलब बहुत कम बोलना, वर्बोसिटी का मतलब है बहुत ज्यादा बातें करना या बहुत ज्यादा वर्ड्स को इंक्लूड करके कोई भी चीज को बताना। ठीक है,
तो वर्बोसिटी हो जाएगा ब्रेविटी का ऑपोजिट या फिर एंटोनिम जिसको आप कहते हो। नेक्स्ट है नंबर 72 कह रहा है ब्लेंड द ग्रेन्स टू मेक अ स्मूथ पेस्ट। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? मिला देना, चीजों को बढ़िया तरीके से मिला देना इस ब्लेंड। अब यहां पे ब्लेंड का ऑपोजिट ढूंढना है, मतलब चीजों को अलग अलग कर देने का बात ढूंढना है। तो सेग्रीगेट या सेपरेट जो होता है ये होता है अलग करना, ब्लेंड का मतलब मिलाना होता है, मिंगल भी मिलाना हो गया, कोएलेसेंस मतलब भी वही हो गया, एमालगमेट का मतलब भी किसी का मिक्सर बना देना हो गया। क्या बच रहा है? सेपरेट बच रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ब्लेंड का ऑपोजिट क्या हो रहा है बेटा? सेपरेट हो रहा है, या इसकी जगह हम सेग्रीगेट भी कर सकते थे। सेग्रीगेट का मतलब भी होता है किसी चीज को अलग अलग कर देना। ठीक है, 73rd नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या कह रहा है ये देखो बेटा ध्यान से। The project wasted a considerable amount of time and money। अब यहाँ पे considerable का मतलब है जो अच्छा खासा हो, मतलब जिसको आप देख सकते हो कि भाई यार इतना सारा या बहुत ज्यादा, अच्छा खासा amount of time and money, मतलब काफी ज्यादा is considerable। अब substantial है, trifling है, plentiful है, abundant है। अब ज्यादा वाले कौन से वर्ड्स हमारे पास है? substantial है, plentiful और abundant है। इन सबका मतलब होता है ज्यादा या considerable। तो substantial, considerable और abundant और प्लेंटीफुल ये सबके मतलब सेम है। अपोजिट कौन सा हो गया? ट्रिफलिंग। इसका मतलब है बहुत छोटा सा जिस पे ध्यान ही नहीं देना है। सो ट्रिफलिंग हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस, दैट इज बहुत कम या बहुत छोटा सा या बहुत ज्यादा इग्नोरेबल सा अमाउंट हो रहा। सो द प्रोजेक्ट वेस्टेड अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ट्रिफलिंग अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। ट्रिफलिंग का मतलब होता है बहुत छोटा या बहुत कम होना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की, ध्यान से देखिएगा बेटा इसको। 74 और 75 दोनों को ही स्क्रॉल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे She has always been disdainful of people who haven't been to college। अब disdainful का मतलब होता है बिल्कुल बुरी नजर से देखना कि अरे छी तुमने कॉलेज अटेंड नहीं किया, तुम तो बहुत गिरे हुए आदमी हो, तुम तो बहुत बुरे आदमी हो। Disdainful is किसी को नीचा दिखाना, राइट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि भैया इसमें कौन सी चीज रिस्पेक्ट शो कर रही है, वो हो जाएगा इसका ऑपोजिट। तो पहला है कंटेम्पचुअस, ये भी नीचा दिखाने का बात हो रहा है ना, कंटेम्प्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, दिस इज आउट। डिसमिसिव ऑब्वियसली किसी को नेगेटिवली देखना या नीचा दिखाने के कॉन्टेक्स्ट में होगा। स्कॉर्नफुल इज ऑलरेडी किसी के लिए नेगेटिव या बुरा सोचना। फिर वी हैव रिस्पेक्टफुल, मतलब किसी को बहुत ज्यादा इज्जत से या रिस्पेक्ट से देखना। सो डिसडेनफुल का ऑपोजिट क्या हो रहा है बेटा? रिस्पेक्टफुल। इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। ही हैड अ फ्रूगल लंच। फ्रूगल का मतलब होता है बहुत ज्यादा किफायती होना। फ्रूगल का मतलब होता है किफायती। फ्रूगल का मतलब है किफायती होना। तो किफायती का ऑपोजिट हमें चाहिए। अब ऐसा वर्ड चाहिए जिसमें खूब सारा पैसा खर्चा हो रहा हो, मतलब पैसे सोच समझ के नहीं, खूब एकदम अयाशी से पैसा खर्चा किया जा रहा हो। तो स्पेयरिंग भी वही हो गया, फ्रूगल हो गया। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खूब पैसा खर्चा करना। मीगर का मतलब कंजूसी से। डिलीशियस का मतलब टेस्टी है, ना भाई है ना इसका दुश्मन है, तो डिलीशियस आउट हो गया। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्चे करना या बहुत अधिक खर्चा करना। सो फ्रूगल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं और देखते हैं क्या यहां पे चैलेंज है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। He forced to lead an itinerant life। itinerant होता है बेटा जो आदमी इधर से उधर चलता रहता है, जो आदमी एक जगह पे काम नहीं करे। जैसे कोई एक आदमी है वो एबीसी कंपनी में काम कर रहा है, तो ये itinerant नहीं हुआ। कभी इसने एबीसी में किया, कभी डीईएफ में किया, कभी जेकेएल में किया। अलग अलग जगह पे जा जाके अपनी सर्विसेज देना या काम करने को बोलते हैं itinerant। मतलब जो एक जगह पे फिक्स नहीं है उसको itinerant बोल रहे हैं। अब इसका चाहिए मेरे को ऑपोजिट। वैग्रेंट इधर उधर जाएंगे, itinerant का भाई हो गया। रोविंग का मतलब भी घूमने वाला, तो ये बाहर हो गया। नोमैडिक का मतलब घुमक्कड़ होता है जो कभी भी एक जगह पे सेटल ना हो, ये भी सेम हो गया। मुझे सेम नहीं बताने थे इसलिए ए, बी और डी बाहर हो गया। सेटल्ड का मतलब है एक जगह फिक्स हो जाना, इसीलिए ये हो जाएगा इटिनरेंट का ऑपोजिट मीनिंग। ठीक है बेटा, सेटल्ड हो जाएगा इसका ऑपोजिट मीनिंग। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 77। देखो, हिज मैलिशियस इंटेंशंस वर अबॉर्टेड। हमने क्या पढ़ा था? जब भी कभी MAL मैल किसी में लग जाएगा इसका मतलब हो जाएगा नेगेटिव, और अगर बेनी किसी में लग जाएगा इसका मतलब हो जाएगा पॉजिटिव। सीखा था? तो अगर मैल वाला वर्ड आ रहा है तो कोशिश करते हैं कि हम बेनी वाले वर्ड को ही प्रेफरेंस दें। तो यहां पे देखो, परनिशियस बाहर है, स्पाइटफुल बाहर है, विंडिक्टिव बाहर है, क्या बन गया? बेनिवोलेंट। मैलिशियस का मतलब होता है बुरा, किसी के लिए खराब सोचना, बुरा सोचना, श्राप देना। देखो, परनिशियस, स्पाइटफुल और विंडिक्टिव, इनका भी मतलब होता है जलन होना, किसी से बहुत ज्यादा अगेंस्ट में फील करना, किसी को बहुत ज्यादा एनवी से देखना, ये सारे इनके मतलब होते हैं। तो मैलिशियस का सिनोनिम हो जाएगा परनिशियस, स्पाइटफुल और विंडिक्टिव। हमें एंटोनिम चाहिए था इसलिए बेनिवोलेंट हो गया, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा भला सा होना या अच्छा सा होना, या किसी के लिए बहुत अच्छी चीजें सोचना या करना। नेक्स्ट लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 78। कॉमिक्स
tend to perpetuate several myths. perpetuate का मतलब होता है कंटिन्यू करना, perpetuate का मतलब होता है कंटिन्यू करना, इसका मतलब होता है कंटिन्यू करना। जैसे perpetual rivers होती है ना, मतलब जो हमेशा चलती रहती हैं, इसी को बोलते हैं, या perennial होती हैं जो हमेशा चलती हैं। सो perpetuate का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, कभी भी रुकना नहीं, ठीक है। अब इसका चाहिए हमको ऑपोजिट। सो ऑपोजिट के लिए हमारे पास में है सीज, कंजर्व, सस्टेन या मेंटेन। अब देखो कंजर्व, सस्टेन और मेंटेन का मतलब क्या है, जारी रखना या मेंटेन रखना। सीज का मतलब वहीं रोक देना, क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा इसका एंटोनिम। सो परपेचुएट का ऑपोजिट क्या हो रहा है बेटा, सीज कर देना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 और 80 पे। कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन। कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन। अब रीडाउटेबल कौन हो रहा है बेटा, रीडाउटेबल का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होते हैं, है ना। कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है जो लोग। तो इसके लिए हमें चुनना है एक ऑपोजिट। तो फॉर्मिडेबल है, फियरसम है, ऑन इंस्पायरिंग है। देखो ये सारे बाहर हो जाएंगे इसके, है ना। इसका मतलब हो रहा है कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, तो फॉर्मिडेबल, फियरसम और ऑन इंस्पायरिंग ये सब बाहर है, क्या बन जाएगा, अनइम्प्रेसिव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो कृष्णा इज अ रीडाउटेबल पर्सन, इट वुड बी एन अनइम्प्रेसिव पर्सन, ठीक है। चलो नंबर 80 पे बात करते हैं। 80 सेज द मूवी इज अबाउट फ्यूजन ऑफ ओल्ड एंड कंटेम्पररी आइडियाज। अब फ्यूजन का मतलब होता है मिलाप या मेल जिसको बोलते हैं, हिंदी वाला मेल, इंग्लिश वाला मेल नहीं, मेल या मिलन जिसको बोला जाता है, दिस इज फ्यूजन, है ना। जब दो चीजें मिल जाती हैं उसको फ्यूजन बोलते हैं। अब इसका ऑपोजिट चाहिए तो मतलब चीजों को अलग हटाने का मीनिंग चाहिए होगा। देखो ब्लेंड मतलब भी सेम होता है, बॉन्डिंग मतलब भी सेम, ज्वाइनिंग मतलब भी सेम। सेपरेशन यहां पे लेना पड़ेगा, या इसके लिए सेग्रीगेशन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था। तो सेग्रीगेशन या सेपरेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हम चले जाएंगे। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 80 चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है क्लोज कंपोजिशन का। इसको कभी कभी क्लोज कॉम्प्रिहेंशन नाम से भी दिया जाता है, कभी कभी क्लोज कंपोजिशन भी लिखा जाता है, कोई बात नहीं। डायरेक्शंस पढ़ने से शुरुआत करते हैं। इन दिस सेक्शन देयर इज अ पैसेज हैविंग सम ब्लैंक स्पेसेस विद 4 वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेलेक्ट व्हिचएवर वर्ड or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheets accordingly। सीधी सी बात है, एक पैराग्राफ है, उसके हर सेंटेंस में एक एक वर्ड को ब्लैंक रख दिया गया है। हर ब्लैंक के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन अगर मैं यहां फिट कर दूं तो ये सेंटेंस एकदम अच्छा मीनिंग या अच्छा कॉन्टेक्स्ट देने लगेगा। बस यही काम करना है और 10 क्वेश्चंस आपके फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं 81 वाले क्वेश्चन की। अब यहां पे देखो कह रहा है इट इज नेसेसरी डैश any war to consider not its proper justification in past agreements। ठीक है, it is necessary dash any war। अब it is necessary in regard to connecting any war, describing any war, linking any war। it is necessary connecting any war। अगर हम इसमें से connecting, describing या linking करेंगे तो यहां से कॉमा गलत हो जाएगा बेटा, इसलिए in regard to लिखना पड़ेगा और ए ऑप्शन यहां पे क्लियर हो जाएगा। it is necessary in regard to any war to consider not its proper justification in past agreements dash its real justification in the balance of good which is to bring to mankind, which is to bring to mankind। it is necessary for in regard to any war to consider not its proper justification in past agreement, है ना। not its proper justification, उसका proper justification नहीं, फिर क्या, इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं बट इट्स रियल जस्टिफिकेशन। अब यहां पर सिर्फ देखो कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है, आपको ये नहीं कंसीडर करना है बल्कि, तो बल्कि के लिए क्या है बट, यहां पे ऑप्शन नंबर BUT लिखो या फिर यहां पे ऑप्शन नंबर सी लिखो। इस क्या कह रहा है कि इसके प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं बनाने हैं बल्कि आपको क्या बताना है, रियल जस्टिफिकेशन क्या है, बैलेंस ऑफ गुड विच इट इज टू ब्रिंग टू मैनकाइंड, है ना। प्रॉपर जस्टिफिकेशन, आपका रियल जस्टिफिकेशन जो है वो आपको बनाना पड़ेगा। तो जब भी कभी ऐसा लगे नॉट इट्स प्रॉपर जस्टिफिकेशन, फिर यहां पे बट लगा के इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट चॉइस। आगे देखते हैं बेटा इसके में। At the beginning of a war, each nation under the influence of what is called dash believes that its own victory is dash। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या चीज फिट हो सकती है। अब ये बहुत बढ़िया चीज कह रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लगा के सोचो तो ये एकदम आसानी से आंसर दे देगा। ये कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ अ वॉर, जब भी वॉर शुरू होता है, ईच नेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डैश बिलीव्स दैट इट्स ओन विक्ट्री इज डैश। अब कह रहा है कि
अब जब भी कोई वॉर शुरू होगा, हर नेशन ये फील करता है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं ना, जैसे मान लो वॉर शुरू होने वाला है, तो जो भी सैनिक या सोल्जर्स होंगे उनको क्या बोलेंगे, तुम्हारा देश है, अपना देश है, अपने भारत माता के लिए करो या अपने देश के लिए करो, मिट्टी है अपनी, तो उनके अंदर पेट्रियोटिज्म जगा दिया जाता है या नेशनल फीलिंग ज्यादा जगा दी जाती है। सो इट वुड बी डिसलॉयल्टी। देखो ये जगाने पे तो चीजें सारी गड़बड़ हो जाएंगी ना, डिसलॉयल्टी तो होगा नहीं। इनफिडिलिटी का मतलब है जो चीज उपजाऊ नहीं हो रही है, बेकार है। फॉल्सनेस का मतलब भी नहीं है, इकलौता पॉजिटिव वर्ड पेट्रियोटिज्म है, दिस वुड फिट बेस्ट। सो व्हाट इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म बिलीव्स दैट इट्स ओन विक्ट्री इज डैश सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। इस विक्ट्री इज डैश सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। नेशनली सर्टेन, इंडिविजुअली सर्टेन, ऑटोनॉमसली सर्टेन या बोथ सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। कौन से वाले के साथ जा सकते हैं बेटा? सिंपल सा है ये, कह रहा है नेशनली सर्टेन का मतलब नहीं है इंडिविजुअली सर्टेन, ऑटोनॉमसली सर्टेन या बोथ सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। क्या है? दोनों चीजें हैं, सर्टेन भी है, श्योर भी है और बहुत जरूरी भी है, ये दिखाना कि भैया हम ही सबसे ज्यादा ताकतवर या हम ही सबसे ज्यादा मजबूत है। सो इट शुड बी इट्स ओन विक्ट्री इज बोथ सर्टेन एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड। ठीक है, यहां पे हम बोथ के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, बाद में बात करते हैं, द प्रेजवर्दीनेस ऑफ दिस बिलीफ हैज बिकम एन accepted maxim of common sense even when war is actually in progress. It dash to be natural and right that a citizen of an enemy country, अच्छा, it dash to be natural and right। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम क्या फिट कर सकते हैं? इट डैश टू बी नेचुरल एंड राइट। हमारे पास है इज हेल्ड, हैज बीन विदहेल्ड, वाज हेल्ड, हैड बीन विदहेल्ड। ठीक है, तो क्या कह रहा है? इवन व्हेन वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, जब वॉर एक्चुअली में प्रोग्रेस में है। अब देखो यहाँ पे वॉर एक्चुअली में प्रोग्रेस में है, अभी भी चल रहा है, इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट में चीजें हैं। इवन इफ द वॉर इज एक्चुअली इन प्रोग्रेस, इट डैश टू बी नेचुरल एंड राइट। इट इज हेल्ड, इट हैज बीन विदहेल्ड, बाहर हो जाएगा, वाज हेल्ड पास्ट हो गया, हैड बीन विदहेल्ड फिर से पास्ट हो गया। इट इज हेल्ड टू बी नेचुरल एंड राइट दैट अ सिटीजन ऑफ एन एनिमी कंट्री, ऑफ एन एनिमी कंट्री, उसके आगे देखेंगे, enemy country should regard the victory of his side as assured and highly dash। अब देखो इस तरीके से होता है कि जो उसका एनिमी कंट्री का वो है, वो कैसा मान ले बेटा? should regard the victory of his side as assured and highly अनप्लेजेंट, अनलाइकली, मलाइनेंट। देखो नेगेटिव वाले तो हटा देते हैं, अनप्लेजेंट, अनलाइकली और मलाइनेंट। मलाइन भी नेगेटिव है क्योंकि मैल लग गया है इसमें। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, डिजायरेबल। अब हर इंडिविजुअल जो अपोनेंट कंट्री का है वो यही चाहेगा कि भैया हमारी कंट्री जीते, सो डिजायरेबल होगा वो चीज, है ना। अनप्लेजेंट, अनलाइकली और मलाइनेंट थोड़ी होगा। जैसे मान लो दो कंट्रीज लड़ रही है, ए है और ये बी है, ये मान लो बी है और ये ए है, ठीक है। अब ए कंट्री का हर आदमी क्या चाहेगा कि भैया हमारी कंट्री जीते, भले ये लोग कमजोर हैं लेकिन ये चाहेंगे कि बी से ए कंट्री जीते। और सेम यही बी के साथ होगा, बी वाले सारे चाहेंगे कि भैया हमारी कंट्री जीते, ए वाले हार जाए। ये बात यहां पे हो रही है। सो इट वुड बी assured and highly desirable by concentrating attention। अब फिर से आगे बढ़ रहे हैं, by concentrating attention upon the supposed advantages of the victory of our own side, we dash more or less blind to the evils inseparable from war and equally certain whichever side may ultimately prove dash। ठीक है, अब कह रहा है कि we dash more or less blind, we had become, we becoming, we become, we have been becoming। अब इसमें से कौन सा वाला ले सकते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा। देखो बेटा, अगर मैं बात करूं यहां पे, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं बात करूं यहां पे लिखा है we, ऊपर से देखना पड़ेगा, हाँ, by concentrating attention upon the supposed advantages of the victory of our own side, we dash more or less blind to the evils inseparable from the war and equally certain। अब इसमें हमारे पास में ऑप्शन है बिकमिंग। अब देखो वी बिकमिंग का कोई मतलब नहीं है, वी बिकम हो सकता है, वी हैड बिकम नहीं क्योंकि अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं, वी हैव बीन बिकमिंग नहीं क्योंकि यहां पे सिंस प्लस फॉर का कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इसलिए वी बिकम मोर और लेस ब्लाइंड टू द इविल्स इनसेपरेबल फ्रॉम वॉर एंड इक्वली सर्टेन विच एवर साइड में अल्टीमेटली प्रूव डैश, है ना। हम उसमें क्या हो जाते हैं, इनसेपरेबल हो जाते हैं फ्रॉम वॉर एंड इक्वली सर्टेन विच एवर साइड में अल्टीमेटली प्रूव डैश। अब हम वॉर से हटके अपने ही धुन में चलने लगते हैं कि भैया हमारा साइड तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा विक्टोरियस हो जाएगा या हमारा ही साइड को जीतना चाहिए, इस चीज पे हम बहुत ज्यादा जोर देने लग जाते हैं। सो लेट्स गेट टू 88 और देखते हैं ये क्या चीज बात करने की कोशिश कर रहा है, विच एवर साइड में अल्टीमेटली प्रूव डैश। अब सक्सेसफुल, थ्राइविंग, विक्टोरियस या फेलिंग। देखो ऑप्शन जो नेगेटिव है वो तो हटा देते हैं, फेलिंग हट जाएगा, थ्राइविंग का यहां पे मतलब नहीं है,
विक्टोरियस और सक्सेसफुल दो चीजें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन जब बात हो रही है एक लड़ाई की तो सक्सेसफुल का यहां पे कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, इट वुड बी विक्टोरियस। तो सी ऑप्शन को यहां पे बेटा फिट करेंगे। समझ रहे हो आप, जब लड़ाई हो रही है तो विक्ट्री होगी, कोई प्रोसेस है वो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, आगे yet long as these are not fully realized, अब फिर आगे बात हो रही है yet so long as these are not fully realized it is impossible dash justly dash। अच्छा ठीक है, अब यहां पे फिर आगे देखो क्या बोला जा रहा है। हाँ, yet so long as these are not fully realized it is impossible dash to be judged। देखो खुद तो जज नहीं हो रहे हैं, to be judged, टू के बाद में एनजे लगाते नहीं है, हैविंग जज की बात भी नहीं हो रही है, खुद जज नहीं हो रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो इम्पॉसिबल टू जज। ऑप्शन नंबर ए, टू जज की बात करेंगे यहां पे। टू जज जस्टली डैश अ वॉर is or is not likely to be beneficial to the human race, that a war is or is not likely। अब देखो यहां पे ऑप्शन आ गया, अ वॉर है या वॉर नहीं है बेनिफिशियल टू द ह्यूमन रेस, है ना। तो यहां पे जब ऑप्शंस की बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा, वेदर की बात हो जाएगी, क्योंकि वेदर के साथ में क्या लेते हैं बेटा, हम ऑप्शंस को देखते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला वेदर यू वांट दिस और यू वांट दिस, तो दो चीजों में जब ऑप्शंस लेते हैं तो हम वेदर करते हैं। यहां पे अ वॉर इज और ये ऑप्शन के लिए इज नॉट लाइकली। ठीक है, तो बेनिफिशियल टू द ह्यूमन रेस, ऑल्दो क्या पता इसके आगे भी हो, although the theme is trite, it is necessary therefore briefly to remind ourselves what the evils of war really are। चलो ठीक है, यहां पे फिलहाल खत्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेपोजिशंस और डिटरमाइनर्स का है। बेटा देखो फिल इन द ब्लैंक्स आपके केस में दो तरह से पूछे जा रहे हैं। पहला पूछा जा रहा है नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स जिसमें कई तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा है प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर्स का जिसमें सिर्फ यही भरना है, कभी प्रेपोजिशन भरना है कभी डिटरमाइनर्स। तो डायरेक्शंस पढ़े बिना ही आप इंस्ट्रक्शंस जान लो। आपको एक सेंटेंस दिया है हर सेंटेंस में, और इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए हैं जो यहां पे आप फिल कर सकते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं इसको आंसर करना। स्टीव हैज गॉन अवे, स्टीव चला गया है भैया, चलो ठीक है चले जाने दो उसको। अब यहां पे हो रहा है स्टीव हैज गॉन अवे, ही विल बी अवे डैश मंडे। अभी कह रहा है कि ही विल बी डैश मंडे, स्टीव चला गया है, ही विल बी अवे डैश मंडे, ऑन मंडे, बाय मंडे, फ्रॉम मंडे, अंटिल मंडे, है ना। मंडे तक वो रहेगा वहीं पे या दूर रहेगा या मंडे तक ही बाहर रहेगा, सो सी वुड बी द करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं 92 की। 92 बोल रहा आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग, आई विल सी यू डैश फ्राइडे मॉर्निंग। इन तो हो नहीं सकता, ऑन यूज कर सकते हैं, अलोंग नहीं क्योंकि साथ में नहीं चलना है, एट यूज करते नहीं है। जब भी कोई स्पेसिफिक डे लिखा होता है इसके लिए हम ऑन यूज करते हैं बेटा। सो आई विल सी यू ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। ये सारे फिक्स प्रीपोजिशन की बातें हैं, इसमें वेरिएशंस नहीं आते हैं। 93rd नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है। 93rd बोल रहा है राइट योर नेम डैश द टॉप ऑफ द पेज। अब अगर हम बात करते सिर्फ कि पेज पर लिखो तो ऑन द पेज हो जाता, लेकिन पेज ये लिखा हुआ है, पेज पर तो लिखना ही है, इस पेज पर एग्जैक्टली कहां लिखना है। तो जब बहुत प्रिसाइज लोकेशन बताया जाता है तो हम एट लिखते हैं बेटा, इसलिए एट लिखेंगे। इन गलत है, बाय गलत है, विद गलत है। अगर ये ना लिखा होता टॉप ऑफ द, तो फिर हम क्या लिखते हैं, इन द पेज, ठीक है, या सॉरी ऑन द पेज भी लिख सकते थे। चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा, एट द टॉप ऑफ द पेज। नेक्स्ट बात करेंगे 94th नंबर क्वेश्चन की। देखो सोहन इज स्टडिंग डैश द यूनिवर्सिटी। अब सोहन कहां पढ़ रहा है भैया, सोहन इज स्टडिंग डैश द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी, एट द यूनिवर्सिटी, ऑन द यूनिवर्सिटी या फिर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब कौन से वाले के साथ जा सकते हैं, थोड़ा सा कंसर्न है। देखो सोहन इज स्टडिंग दैट द यूनिवर्सिटी, इन द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कौन सा वाला चलेगा। देखो सोहन इज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है, याद कर लो, इन द यूनिवर्सिटी नहीं होता है। Sohan is studying at the university. He is indebted dash his friend. क्या करते हैं बेटा, सिंपल सा है, he is indebted to his friend। किसी के कर्जदार होते हैं ना, तो के लिए क्या लगाया जाता है बेटा, to लगाया जाता है। याद कर लो, फिक्स प्रीपोजिशन है। He is indebted to his friend, किसी के कर्जदार होते हैं और के लिए हम to लगाते हैं, ठीक है। चलो 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, Can I be held responsible dash my spouse's debts? Can I be held responsible? You are held responsible for something। तो ये सिंपल सा है, for यहां पे a आ गया है, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 97। It was fun to hang out dash the pier। अब क्या है, it was fun to hang out dash the
पेयर, डाउन विद, इन या बीनीथ, कौन से वाले के साथ जा सकते हैं? ध्यान से समझो, इट वाज टू हैंग आउट डैश द फायर। अब यहां पे डाउन विद और इन को नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? बीनीथ, तो इट इज आउट, ऑप्शन नंबर डी इज इन। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। कैन यू पास डैश शुगर प्लीज? अब ए और एन तो बाहर हो जाएगा बेटा, यहां पे ए और एन नहीं लगा सकते, नो आर्टिकल भी नहीं, यहां पे सी की बात हम कर सकते हैं, कैन यू पास द शुगर प्लीज। जो चीजें अनकाउंटेबल होती हैं उनके साथ में ए और एन नहीं लगता है, नो आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे हम द लगाने का ऑप्शन है, और शुगर को हम काउंट करने के लिए क्यूब्स ऑफ शुगर हम बोलते हैं, क्यूब्स ऑफ शुगर, है ना, इसीलिए शुगर अनकाउंटेबल है तो ए आर नहीं लग पाएगा, नो आर्टिकल की जरूरत यहां पे नहीं है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ब्लैंक है और हम द लगा सकते हैं, सो इट वुड बी कैन यू प्लीज पास या कैन यू पास द शुगर प्लीज। चलो आगे नंबर 99 पे देखते हैं। 99 कह रहा है बेटा, आर ट्रेन लीव्स फ्रॉम डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5। अब यहां पे डैश प्लेटफॉर्म नंबर 5 है लिखा, आर ट्रेन लीव्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 5 अगर हम करें, आ प्लेटफॉर्म नंबर 5 मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, ये भी गलत, ये भी गलत, द प्लेटफॉर्म नंबर 5। अब ऐसा कोई नहीं है कि बहुत स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नंबर है, तो ऐसा भी नहीं लिख रहे हैं, तो यहां पे नो आर्टिकल नंबर, सीधा लिखेंगे कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 से जाती है। अब प्लेटफॉर्म नंबर 5 ऐसा कुछ स्पेशल दिखाया नहीं गया तो हम द आर्टिकल भी नहीं लगाएंगे, और ए एन तो लगा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है जिनका नंबर 5 हो, इसलिए कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन के साथ हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है, डैश चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली। अब यहां पे बहुत सिंपल चीज है, देखो ये कह रहा है अ चिल्ड्रन, एक के साथ में चिल्ड्रन तो लगेगा नहीं, आ बाहर, एनी चिल्ड्रन, एनी के बाद में एक होना चाहिए, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए ये बढ़ गया, मच के बाद में अनकाउंटेबल चीजें लिखी जाती हैं, मच भी बाहर, क्या बच रहा है? सम चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर 100, तो सम चिल्ड्रन लर्न वेरी क्विकली हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंस को भैया यहां पे कंप्लीट करना है। देखो ये क्वेश्चंस आपके सामने आने लगे हैं, कब से? ये आने लगे हैं 2022 से भैया, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस। 2021 में भी शायद देखा गया था। कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में आपको एक पार्ट लिखा होता है, आगे का बाकी पार्ट आपको इसके साथ कनेक्ट करना होता है। तो ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फीचर्स वन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको इसको पूरा करना है भैया, देखना है कि किस तरीके से ये पूरा हो सकता है। देखो 101 क्या लिखा है, इसमें आधा पार्ट सेंटेंस का लिखा है, बाकी पार्ट को यहाँ पे ABCD के ऑप्शंस में दिया है, आपको बताना है कौन सा वाला अगर मैं वहां फिट कर दूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं, दो क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर देते हैं ताकि फटाफट ये वाइंड अप हो जाए। 3 क्वेश्चन स्क्रॉल हो चुके हैं, चलो ठीक है। यहां पे देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, पहला है दे वर इन्फॉर्म दैट इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्कीम, ठीक है, उनको इन्फॉर्म किया गया था, वर इन्फॉर्म, ठीक है। अब यहां पे वॉज 3 पार्ट्स, सॉरी यहां पे वॉज नहीं हटा सकते, देखो यहां पे इनको इन्फॉर्म किया गया था, ये बात हो रही है, तो हैव 3 पार्ट्स गलत है, हैड, हैज, हैड के बाद में हैज नहीं लगा सकते हैं, हैज के बाद में हैड लग सकता है, ग्रामेटिकली गलत हो गया ये। अब हैड 3 पार्ट्स या वॉज 3 पार्ट्स, इनको इन्फॉर्म किया गया था कि जो इनॉग्रल वर्जन ऑफ द स्कीम है वो 3 पार्ट्स है या उसके 3 पार्ट्स है, ऑब्वियसली उसके 3 पार्ट्स है, तो हैड 3 पार्ट्स यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ में चले जाएंगे। क्लियर है? जैसे नाउन के 3 पार्ट्स होते हैं, नाउन 3 पार्ट्स नहीं होता है, ठीक, इसलिए हैड 3 पार्ट्स यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 102। व्हाट वुड यू डू इफ यू वुड वन अ लॉट ऑफ मनी? अब देखो तुम क्या करोगे अगर तुम्हें मिल गया बहुत सारा पैसा, इफ यू हैव वन अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू विल विन अ लॉट ऑफ मनी, इफ यू वन अ लॉट ऑफ मनी। हमने क्या दिखा था बेटा, देखो यहां पे इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, अगर ये कंडीशनल के बारे में रिलेट करने की कोशिश करें तो ये क्या कह रहा है, इफ वाला पार्ट यहां लिखा है और दूसरा पार्ट यहां लिखा है, तो वुड प्लस V1 लिखा है यहां पे, वुड प्लस V1 लिखा है यहां पे, यानी कि वुड प्लस V1 है, मतलब ये इमेजिनरी हो गया। अब इफ वाले पार्ट में क्या होना पड़ेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होगी सिर्फ, तो यहां पे वुड नहीं लगेगा, ए बाहर, बी देखो इफ यू हैव वन, हैव नहीं लग सकता क्योंकि हैव वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं होता है, बी बाहर, इफ यू विल तो लग ही नहीं सकता, डी इफ यू वन, वन क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट चॉइस। तो देखो कंडीशनल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 बोल रहा है बेटा, इफ इट स्टॉप रेनिंग, अगर बारिश बंद हो गई, वी हैड गॉन आउट। अब देखो इफ इट स्टॉप रेनिंग वी हैड गॉन आउट, अरे अभी जब अगर बारिश रुक गई होती तो हम उसके भी पहले चले गए होते, ये कैसे हो सकता है, इफ इट स्टॉप रेनिंग वी हैड गलत है,
तो ये बाहर हो गया। बी, वी कुड गो आउट, हम बाहर जा सकते थे, अगर बारिश रुक गई थी तो हम बाहर जा सकते थे, ये ठीक है। अगर इफ इट स्टॉप्स रेनिंग होता तो कैन लगाते, स्टॉप्ड है तो कुड लगा रहे हैं। बी यहाँ पे सही ऑप्शन है। सी देखो, वी शुड गो आउट, अब ये गलत है। इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग वी शुड गो आउट, शुड का कोई टेंस फिक्स नहीं होता, इसलिए शुड यहाँ फिक्स नहीं होगा। वी ऑट टू गो आउट, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशंस की बात नहीं हो रही है, इसलिए ऑट टू के बारे में बात नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर बी बेटा। चलो 104 पे आते हैं। 104 इसी के नीचे होना चाहिए आई गेस, हाँ चलो 104 के नीचे है। लेट मी नो if you have any further news, if you had any further news, if you has any further news, if you have any further news। देखो बढ़िया से दो ऑप्शंस यहां से बाहर हो रहे हैं। इफ यू के साथ में हैज लगेगा नहीं, बाहर हो गया। इफ यू हैड के बाद में हैव लग नहीं सकता, ये दोनों बाहर हो गए। अब 104 के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं। इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज, इफ यू हैड एनी फर्दर न्यूज। मुझे बताना, लेट मी नो, मुझे बताओ, ठीक है। इफ यू हैड लगाया तो बहुत पहले की बात हो गई, क्या करेंगे? इफ यू हैव एनी फर्दर न्यूज, अगर कुछ और पता चले तो मुझे बताना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट 105 देखिए बेटा, ये बोल रहा है अब वी स्टेड एट द चीप होटल इन द टाउन, एट द चीपर होटल इन द टाउन, एट द चीपेस्ट होटल इन द टाउन, एट अ चीपेस्ट होटल इन द टाउन। देखो अ चीपेस्ट तो नहीं हो सकता, ए बाहर हो गया है ना। एट द चीपर होटल भी बाहर हो जाएगा। एट द चीप होटल इन द टाउन, एट द चीपेस्ट होटल इन द टाउन। एक ऑप्शन है यहाँ पे जो लॉजिक दे रहा है, एट द चीप नहीं, एट द चीपेस्ट। यहाँ पे सुपरलेटिव के साथ में बेटा द लगता है, सो एट द चीपेस्ट होटल इन द टाउन, यानी ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। देखिए ध्यान से 106 क्या कह रहा है। Julia got married as she was 22, when she was 22, because she was 22, since she was 22। अब यहाँ पे ऐसा हमको कोई पुरानी चीजें वो नहीं करनी है कि भैया देखो एक मिनट रुको, पुरानी ऐसे कोई थॉट्स नहीं है जिनको हमें ब्रेक करना है। बिकॉज शी वाज 22, क्योंकि वो 22 साल की हो चुकी थी, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए बिकॉज हटा देंगे। सिंस शी वाज 22, क्योंकि वो 22 साल की हो चुकी थी। अबे 22 साल कोई शादी की एज है, तो ये सिंस और बिकॉज तो यहां से बाहर है। एज शी वाज 22, क्योंकि वो 22 की हो चुकी थी। अबे ये फिर से यहाँ पे इलॉजिकल हो गया। व्हेन शी वाज 22, जब वो 22 की थी तब उसकी शादी हो गई थी। चलो ये है एक अनबायस्ड आंसर, इसीलिए बी के साथ जाएंगे। देखो जब भी कभी ऐसा हो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या बहुत जो प्रिसाइजली किसी चीज को स्टीरियोटाइप बना रहे हो, उसमें आप आंसर नहीं कर सकते। सो जूलिया गॉट मैरिड व्हेन शी वाज 22, ये है इसका करेक्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। 107 बोल रहा है व्हाट टाइम, कौन सा टाइम की बात यहां पे हो रही है ना। व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट एट लंडन, डज दिस ट्रेन गेट इन लंडन, गेट इनटू लंडन, डज दिस ट्रेन गेट टू लंडन। देखो हमें यहां पे पहुंचना है और एक ही प्लेस है, तो एट तो लगा नहीं सकते, गलत हो गया। डज दिस ट्रेन गेट इन लंडन, लंदन में नहीं, इनटू नहीं, दस टू लंदन। हमें यहाँ पे डेस्टिनेशन की बात करनी है, तो टू के लिए हम हमेशा डेस्टिनेशन के लिए हमेशा टू को प्रेफरेंस देते हैं। व्हाट टाइम डज दिस ट्रेन गेट टू लंदन, किस टाइम पे ये ट्रेन लंदन को जाती है, ठीक है। 108 की बात करते हैं। हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब, गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब, गेटिंग अलॉन्ग योर न्यू जॉब या गेटिंग ऑफ इनटू योर न्यू जॉब। गेटिंग ऑफ का मतलब तो हो गया बाहर निकलना या उतर जाना, सो डी वाला यहां से बाहर हो जाता है। बाकी 108 के लिए हमारे पास में ऑप्शंस कौन से बचते हैं, इसको जरा सा देखते हैं बेटा। गेटिंग अलोंग, गेटिंग अलोंग का मतलब है तुम खुद चल रहे हो। गेटिंग ऑफ इन योर न्यू जॉब कोई मतलब नहीं बन रहा है, गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब। अब गेटिंग ऑन इन योर जॉब का मतलब है कैसे तुम उसको उससे कोप अप कैसे कर रहे हो, मतलब सब कैसा चल रहा है तुम्हारी नई जॉब में। इसको कहने का तरीका है हाउ आर यू गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब। अब देखो ऑन इन यहाँ पे दो प्रीपोजिशंस लगे हैं, बट ये दोनों सही है। गेटिंग ऑन का मतलब है कैसे चल रहा है, कहां पर, तुम्हारी नई जॉब में। सो गेटिंग ऑन इन योर न्यू जॉब इज अ करेक्ट फ्रेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट चॉइस। 109 पे चलते हैं। आई एम ट्राइंग टू, अब मैं क्या ट्राई कर रहा हूं इसको देखते हैं। आई एम ट्राइंग टू शट डाउन ऑन कॉफी, कट डाउन ऑन कॉफी। अबे शट डाउन ऑन कॉफी कोई दरवाजा थोड़ी है जो शट डाउन ऑन कॉफी लिख सकते हैं, ए बाहर। कट डाउन ऑन कॉफी मतलब कॉफी कम कर रहा हूं। ब्रेक डाउन ऑन कॉफी ये भी गलत है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना। टर्न डाउन ऑन कॉफी, टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना। अबे कोई ऑफर नहीं है जिसको मना कर दे रहे हो, तो ये सारी चीजें जो है ये सब एकदम सेंसलेस सा मीनिंग देने लग रही हैं। कट डाउन का मतलब होता है चीजों को कम कर देना धीरे धीरे। सो आई एम ट्राइंग टू कट डाउन ऑन कॉफी, दैट्स व्हाई इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी। लेट्स गेट टू 110। देखो मैनी एक्सीडेंट्स कॉज केयरलेस ड्राइविंग, मैनी एक्सीडेंट्स कॉज केयरलेस ड्राइविंग। अबे उल्टा थोड़ी बोल लेंगे, केयरलेस ड्राइविंग कॉज मैनी एक्सीडेंट्स, ये होना चाहिए। या फिर मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय या आर कॉज्ड ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग। तो कॉज गलत है, हैव कॉज्ड गलत है,
आर कॉज्ड बाय, ये देखो सही है, विल कॉज केयरलेस ड्राइविंग गलत है, मेनी एक्सीडेंट्स विल कॉज केयरलेस ड्राइविंग, ये कैसा हुआ, बहुत सारे एक्सीडेंट्स केयरलेस ड्राइविंग हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट चॉइस, ऑप्शन 110 वुड गो विद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं कौन से क्वेश्चन है हमारे सामने। यहां पे भैया कॉम्प्रिहेंशन है, लंबा सा पैसेज है, ओ भाई लंबा सा पैसेज है, उसके बाद में फिर पैसेज नंबर 2 है जिसको हमें आंसर करके क्वेश्चन नंबर 120 फिनिश हो जाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स रीड दिस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और फिर डायरेक्शंस वही है। इस सेक्शन में आपको 2 पैसेज दिए हुए हैं, आपको पैसेज पढ़ना है और इसके बेसिस पे आंसर करना है जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, द थर्ड ग्रेट डिफेक्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज दैट इट डज नॉट नो व्हाट टू डू विद इट्स नॉलेज। हमारा जो सिविलाइजेशन है उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि उसको नहीं पता है कि नॉलेज के साथ क्या करना है। साइंस हैज गिवन अस powers fit for the gods, yet we use them as small children. For example, we do not know how to manage our machines. Machines were made to be humanity's servants, yet man has grown so dependent on them that they are in a fair way to become his masters. अब यार ये साइंस के बारे में बहुत बेसिक चीजें कही गई हैं कि साइंस को लोग सर्वेंट की तरह नहीं यूज कर रहे हैं, मास्टर की तरह यूज कर रहे हैं। इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, आपको पढ़ते पढ़ते ऑलरेडी समझ में आ ही जा रहा होगा, बहुत बेसिक सा पैसेज है। ऑलरेडी मोस्ट पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग अपॉन machines, and the machines are very stern masters. They must be kept at the right temperature, and if they do not get their meals when they expect them, they grow sulky and refuse to work or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all around. अब जैसे मान लो कोई एक मशीन है, कोई मान लो पिस्टन है, उसमें आपको ग्रीस देना है, लेकिन ग्रीस नहीं लगाया आपने, ऐसे ही चलता जा रहा है, फिर क्या होगा, पिस्टन फूक जाएगा। तो जिस टाइम पे उनको खुराक चाहिए उस टाइम पे चाहिए ही चाहिए, एल्स वो खराब हो जाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, सब चीजें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। सो वी हैव टू वेट upon them very attentively and do all that we can to keep them in a good temper. अच्छा रखने के लिए जो भी चीजें करने की जरूरत है वो सब हमें करते रहना चाहिए, वरना ये खराब हो जाएंगी। Already we find it difficult either to work or play without the machines, and a time may come when they will rule us altogether. और ऐसा टाइम आने वाला है जब हमें वो एक साथ सारी रूल करेंगी जैसे हम एनिमल्स को रूल करते हैं। And this brings me to the point at which I asked, what do we do with all the time which machines have saved for us and the new energy they have given us? अब ये मुझे एक क्वेश्चन पे लेके आता है कि भैया हम उस सारे टाइम को क्या करेंगे जिसको मशीन्स ने हमारे लिए बचा के दिया है ना? We have saved for us and the new energy they have given us. और जो नई एनर्जी हमें दी है उन सब एनर्जी का और उस टाइम का हम करेंगे क्या? On the whole, it must be admitted we do very little. For the most part, we use our time and energy to make more and better machines which will give us still more time and still more energy. And what are we to do with them? कह रहा है कि हम सारी एनर्जी और सारा टाइम जो मशीन्स हमारे लिए बचा रही हैं उसको हम और ज्यादा मशीन्स बनाने में यूज करते हैं ताकि हमारा और ज्यादा टाइम बच सके। अबे जब इतना टाइम हमारा बच जाएगा तो उस टाइम का हम करेंगे क्या? ये क्वेश्चन है, ये कंसर्न है इस ऑथर का। ठीक है, The answer I think is that we should try to become more civilized, for the machines themselves and the power which the machines have given us are not civilizations but aids to civilization. ये कह रहा है कि हम civilized बनने में उस चीज को यूज करेंगे क्योंकि machines खुद civilized नहीं है लेकिन हमें civilized बनने में help कर रही हैं। But you will remember that we agreed at the beginning that being civilized means making and linking beautiful things, thinking freely and living rightly and maintaining justice equally among people. A person has a better chance today to do these things than she ever had before. She had more time, more energy, less to fear and less to fight against. If he or she will give his or her time and energy, which his or her machines have won for him her to make more beautiful things, to find out more and more about the universe, to remove the cause of quarrels between nations, to discover how to prevent poverty, then I think our civilization would undoubtedly be the greater as it would be more lasting than it has ever been. कह रहा है जो अच्छी अच्छी चीजें हमारे पास में हैं, जो डिस्कवरीज हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें अगर हम करें, पूरा ह्यूमैनिटी भाईचारे की तरह मिलकर रहे, तो ये सारी चीजें और अच्छी तरीके से बूम हो सकती हैं जैसा कभी सोचा गया होगा एक अच्छी सिविलाइजेशन के लिए। सो दिस इज ऑल, दिस होल पैराग्राफ इज अबाउट साइंस कैसे कैसे अच्छा है, कैसे कैसे बुरा हो सकता है, हम कैसे कैसे इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, ये सारी बातें यहां पे कही गई हैं। चलिए बात करते हैं 111 की। अब यहां पे बोल रहा है कि क्रिटिकल, इसका जो टोन है पैसेज का ये क्या है? पहला है क्रिटिकल, फिर डिस्क्रिप्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंफॉर्मेशनल है। देखो बेटा यहां पे अगर हम बात करें कि क्रिटिकल, डिस्क्रिप्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, देखो डिस्क्रिप्टिव का मतलब है सिर्फ कह दिया है, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला है, तो यहां पे डिस्क्रिप्टिव नहीं है ये। डेमोन्स्ट्रेटिव में सिर्फ डेमो दे दिया हो कि भैया देखो ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसा भी नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव गलत है। इंफॉर्मेशन का मतलब है सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी है बेटा, ये क्रिटिकल है। ये कई बार ऐसा भी तो बोल रहा है कि भैया तुम सर्वेंट बनाने के चक्कर में तुम उसको मास्टर बना के चले जा रहे हो और अल्टीमेटली ये आपको ही बेवकूफ बना देगी।
टेक्नोलॉजी। तो इट हैज बीन द ऑथर हैज बीन क्रिटिकल कि भैया मशीन को कायदे से यूज करो। तो यहां पे सिर्फ व्यू पॉइंट्स रखे नहीं गए, इसको क्रिटिकल होकर इन्होंने बताया भी है। ही हैज बीन अ क्रिटिक, सो क्रिटिकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 पे बात करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। ये कह रहा है द यूज ऑफ मशीन्स हैज फेल्ड टू ब्रिंग अस, क्या चीज नहीं ला पाया है? स्पिरिचुअल फ्रीडम ले आया है हमारा, क्या फेल हो गया है? स्पिरिचुअल फ्रीडम, मोर लेजर एंड मोर एनर्जी, स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। ये चीज ये नहीं ला पाया बेटा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात ही नहीं है, मोर लेजर एंड मोर एनर्जी ये तो ला चुका है, स्लेवरी एंड डिस्ट्रक्शन ला चुका है, कल्चर एंड सिविलाइजेशन की बात नहीं हुई है, यही चीज हमको खुद से लानी है। सो डी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। चलो अगला 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज आवर सिविलाइजेशन वुड बी मेड ग्रेटर। हमारा जो सिविलाइजेशन है उसको और अच्छा या और ग्रेट हम कैसे बना सकते हैं, इसको देखना है। देखो, इफ मैन डिवोट्स हिज टाइम टू मेक मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में लास्ट में बात किया जा रहा था कि अगर अपना जो टाइम है आदमी मशीन से काम कराए, जो टाइम बचाओ उसको बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीजों में डिवोट करे, तब हमारा सिविलाइजेशन अच्छा हो सकता है। इफ मैन लुक्स आफ्टर एंड वेट्स अपॉन मशीन्स, बिल्कुल नहीं। इफ मशीन्स आर मेड मैन सर्वेंट्स, अबे सर्वेंट बनाने में हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, सिविलाइजेशन का कोई फायदा नहीं हो रहा है। इफ मैन डिस्कवर्स हाउ टू प्रिवेंट पॉवर्टी, नहीं। अगर मैन डिस्कवर कर ले कि भैया गरीबी को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा, अरे ये तो मालूम ही है, हम उसमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 114, देखिए बेटा क्या कह रहा है यहां पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस अबाउट मशीन्स इज ट्रू। अब कौन सा जो पैसेज में कहा जा रहा है उसके बेसिस पे मशीन्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें से 4 पॉइंट्स में से कौन सा वाला सही है। दे ऑलरेडी रूल अस लाइक वी रूल एनिमल्स, which one of the following descriptions about the machines is true? They already rule us like we rule animals। देखो ये कह रहा है कि जैसे हम रूल करते हैं एनिमल्स को वैसे ही रूल करने लगेगा, लेकिन यहां कह रहा है they already rule us, नहीं ये गलत है। B कह रहा है they wait upon us attentively, बिल्कुल नहीं वेट करते हैं हमारा, जब नहीं मिलेगा उनको खाना पीना या जो उनका खुराक है वो फटाफट खराब हो जाते हैं। So they do not wait upon us attentively। C बोल रहा है they are inexorable masters, they have made man more civilized। अबे civilized कहां बनाया इन्होंने हमें civilized नहीं बनाया है, इसलिए तो हमें सिविलाइज बनना है। सो डी इज आल्सो सी वाला हो जाएगा, दे आर इनऑक्सेबल मास्टर्स। ठीक है, मास्टरी करने में ये हमेशा आगे रहे हैं। 115 देखा जाए बेटा। 115 बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज द पावर्स बिस्टोर्ड अपॉन अस बाय साइंस, जुडिशियसली, टेम्परामेंटली, डिवाइनली या इरेशनली। हम किस तरीके से इस पावर को यूज कर सकते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू वी यूज द पावर्स बिस्टोर्ड अपॉन अस बाय साइंस, कैसे हम पावर को यूज करते हैं? जुडिशियसली नहीं करते हैं, टेम्परामेंटली नहीं करते हैं, डिवाइनली भी नहीं करते हैं, इरेशनली करते हैं। हमें मालूम ही नहीं कि किस चीज को कैसे यूज करना है, तभी तो साइंस को हम गलत तरीके से यूज करते हैं, उसको हम मास्टर बना लेते हैं, जबकि उसको क्या होना चाहिए? सर्वेंट बना होना चाहिए। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 देखा जाए। 16 के लिए चलो एक पैसेज पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ते हैं इसको और फिर करेंगे आंसर। प्लास्टिक इज एन एसेंशियल कमोडिटी विद मल्टीपल यूजेस बेस्ड ऑन इट्स की क्वालिटीज, ठीक है, और मैल्येबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। प्लास्टिक्स आर ओमनी प्रेजेंट इन एग्रीकल्चर। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो चीज हर जगह प्रेजेंट होती है। फिशरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी, रिटेल, टेक्सटाइल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड ऑल द अदर सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर डेली लाइफ। प्लास्टिक्स हर जगह प्रेजेंट है, चाहे इनमें से कोई सा भी सेक्टर ले लो, और ये सारे सेक्टर्स हमारी डेली लाइफ को जरूर अफेक्ट करते हैं। प्लास्टिक हैज इंडीड मेड आवर लाइव्स मोर कन्वीनियंट बट इट हैज कम एट अ हायर प्राइस देन वी इमेजिन्ड। प्लास्टिक ने हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा कन्वीनियंट तो बनाया है, लेकिन बहुत हायर प्राइस पे आया वो, मतलब हमको उसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जैसे प्लास्टिक से सारे सीवेज वगैरह सब ब्लॉक हो जाते हैं, एनिमल्स बहुत सारे खा के मर जाते हैं, है ना। फिश वाले कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देख लो, सी एनिमल्स कितने सारे बेचारे फंसे रहते हैं उसमें। तो ये इस तरीके का हमें एक हायर प्राइस चुकाना पड़ता है, कई बार जान गवा के, कई बार बहुत सारे मॉनेटरी लॉसेस से भी। द प्लास्टिक पोल्यूशन ओवरफ्लोइंग आवर लैंडफिल्स, क्लॉगिंग वाटरवेज एंड इनफिल्ट्रेटिंग द ओशन इज प्राइमरली मेड of discarded items and packaging. Plastic lasts for hundreds of years, slowly disintegrating into smaller and smaller pieces, but never fully degrading. Indeed, one of the key perks of plastic is its longevity. And yet, the plastic packaging of nearly every product we purchase and many plastic products themselves are intended to be discarded after a single use. Throw away plastics is an oxymoron, but it has become our sad, increasingly dangerous reality.
अभी कह रहा है कि थ्रो अवे प्लास्टिक जो है ये बेसिक ऑक्सीमोरॉन है, मतलब कह दिया पर ऐसा हो नहीं रहा है ना। प्लास्टिक को मतलब सालों साल यूज करते चले जाओ तब भी खराब नहीं होगी, सैकड़ों साल तक रहने के बाद भी ये सिर्फ छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़े में टूट जाएगी, लेकिन ये पूरी तरीके से डिसॉल्व कभी नहीं हो पाता है। एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन अगर हम पोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो ये बहुत बेकार, बहुत खराब चीज भी है बेटा। फिर आगे नेक्स्ट पैराग्राफ बोल रहा है पॉल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, अब इसके बाद में भी है अभी, ठीक है चलो 2 पैराग्राफ्स और हैं छोटे छोटे, ठीक। प्लास्टिक पोल्यूशन शुड मेक एवरीवन एंग्री, प्लास्टिक पोल्यूशन सबको गुस्सा दिलाना चाहिए। दिस इज अ क्राइसिस वी कैन सी विद द नेकेड आई डे इन डे आउट। प्लास्टिक हैज बीन फाउंड ऑन इवन द मोस्ट रिमोट uninhabited islands and in the deepest parts of the ocean. Because we can see it, we are most keenly aware of it, unlikely some other forms of pollution. In 2019, the World Health Organization (WHO) called for further studies on the impacts of microplastics on human health. An initial study, hampered by lack of adequate data, concluded microplastic pose no danger at current levels. WHO 2019. Although the WHO report was inconclusive about the effects of plastic on human health, other studies have linked the chemicals in plastic to negative health outcomes, including endocrine disruption. DBER 2020. Plastic particles have been detected in drinking water and in the food we eat. With a 2019 study commissioned by WWF, estimating humans consume about 5 grams or 1 credit card in weight of plastic every week. हर ह्यूमन बीइंग क्या करता है, एक क्रेडिट कार्ड के वजन जितना या 5 ग्राम जितना प्लास्टिक हर वीक कंज्यूम करता है। अच्छा, वी हैव सीन द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स प्लास्टिक हैज ऑन मरीन लाइफ, फॉर इंस्टेंस अनेबल टू प्रोसेस ingested plastic waste pieces, seabirds and the other sea creatures starve to death. We have seen sea turtles and other animals tangled in fishing nets or trapped in plastic pack rings. Plastic pollution also wreak havoc on land, clogging drains and preventing rainwater from soaking into the soil, which leads to flooding. Terrestrial creatures also suffer the effects of plastic waste, with some getting trapped in discarded plastic bags and suffocating to death. ये सारी प्रॉब्लम्स बेटा आपको ऑलरेडी मालूम है कि प्लास्टिक से इतने टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सिर्फ लैंड पे ही नहीं, सी में भी, ओशंस में भी, सारी जगह पे ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो उसी चीज के बहुत सारे डेमोस, बहुत सारे एग्जांपल्स के इन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की, देखते हैं ये क्या चैलेंज लेके आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 बोल रहा है प्लास्टिक हैज डिस्ट्रेसिंग इफेक्ट्स ऑन ओनली ह्यूमंस, ओनली मरीन लाइफ, बोथ ह्यूमंस एंड मरीन लाइफ, नन ऑफ द अबव। अब देखो कितना लल्ली सा क्वेश्चन है ये, ओनली ह्यूमंस में कैसे होगा, ओनली मरीन लाइफ में कैसे होगा, भाई सब पे होगा ये, तो बोथ ह्यूमंस एंड मरीन लाइफ, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इजीएस्ट क्वेश्चन अगर कोई बना सकता है तो वो ये है। प्लास्टिक एंड प्लास्टिक्स, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड, प्लास्टिक और प्लास्टिक के पार्टिकल्स को कहां देखा जा सकता है, इन द ओशनिक डेप्थ्स, ऑन माउंटेन टॉप्स, इन मेटल्स एंड मिनरल्स, ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें देखो क्या कोई भी डाउट हो सकता है कि भैया हम किस चीज पे जाएं। देखो प्लास्टिक और प्लास्टिक पार्टिकल्स कैन बी फाउंड, अब यहाँ पे मेटल्स और मिनरल्स में है, माउंटेन टॉप्स में है, ये बात तो कहीं पे पैसेज में नहीं कही है। तो देखो ये थोड़ा सा सेंटिमेंटल सा क्वेश्चन है, अगर आप मान लो इमोशनल होकर आंसर करने लगोगे बेटा तो आप यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव कर दोगे, लेकिन प्लास्टिक और प्लास्टिक जो पार्टिकल्स हैं इसको ओशनिक डेप्थ्स में तो पाया गया है, ये बात तो ठीक है, लेकिन माउंटेन टॉप्स का कहीं जिक्र नहीं है, इसको हटा देते हैं। इन मेटल्स एंड मिनरल्स में पाया गया है, इसका भी जिक्र नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, इससे ऑल ऑफ द अबव भी हट जाएगा। इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा सेंस रख के तभी आंसर करें, क्योंकि डायरेक्शंस में ऊपर लिखा होता है भैया जो चीज हम पैसेज में कह रहे हैं उसी बेसिस पे आंसर करना, आगे मत भागना। 118 देखते हैं, 118 कह रहा है भैया कि प्लास्टिक पोल्यूशन अपीयर्स टू बी एन एपिडेमिक, अ पैंडेमिक, अ स्मॉल मेनेस, अ टेम्परल हेल्थ इशू। टेम्परल तो नहीं है, बाहर हो जाएगा, एपिडेमिक नहीं है, ये पैंडेमिक है बेटा, पूरी दुनिया में ये चीज फैल जाएगी, ऐसा नहीं कि किसी एक स्पेसिफिक जगह पे फैलेगी, क्योंकि पूरी दुनिया में सब कुछ खराब हो रहा है। तो एपिडेमिक इससे नहीं होगा, पैंडेमिक होगा, क्योंकि पूरी दुनिया में हो रहा है। अ स्मॉल मेनेस नहीं है, स्मॉल खतरा नहीं है, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि लाइफ ही चली जा रही है, इससे बड़ा खतरा क्या होगा। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट चॉइस। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। प्लास्टिक इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल कमोडिटी बिकॉज, प्लास्टिक को बहुत ज्यादा एसेंशियल कमोडिटी माना गया है, क्यों? इट हैज मेड आवर लाइफ्स इजियर, इट कॉजेस हेल्थ हैजार्ड, इट क्लॉग्स नेचुरल इकोसिस्टम, इट हैज मल्टीपल यूजेस इन आवर एवरीडे लाइफ। बिल्कुल, इसीलिए इसको हमने
एसेंशियल कमोडिटी माना है ना। हमारी लाइफ आसान नहीं बनाई है, हमारे लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं इसके, इस तरह से ये बहुत ज्यादा एसेंशियल कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब है कोई जरूरत की चीज होती है बेटा जो, इसलिए हमारी लाइफ आसान नहीं बना रही है, हमारे लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है इसके, तो डी ऑप्शन इसका बेटर चॉइस होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड क्लॉगिंग इन द पैसेज मींस, क्लॉगिंग का मतलब क्या होता है, किस चीज में फंस जाना या किस चीज में बाधा लेके आ जाना। सो क्लॉगिंग का मतलब है फंसना या बाधा उत्पन्न करना, है ना, बाधा उत्पन्न करना। सो वी हैव ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लो, ओपनिंग और क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब होता है साफ होना, ओपनिंग का मतलब होता है खुला होना, फ्लो का मतलब भी आसानी से बहना, एंड ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। सो क्लॉगिंग का सेम का मीनिंग क्या हो जाएगा, क्लॉगिंग का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन या किसी चीज को, किसी चीज में बाधा उत्पन्न करना। सो आज के 120 क्वेश्चंस हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सितंबर 2023 के अटेम्प्ट का पूरा पेपर, जिसमें कोई भी सेट हम देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट एंड टेक केयर।